अच्छा जी, यहाँ पर जब आपने इसको एक्सट्रैक्ट किया तो आपको बेसिकली 3 फोल्डर्स मिले रूट के ऊपर। एक है एप्लीकेशन, दूसरा सिस्टम्स और तीसरा यूजर गाइड। यूजर गाइड बेसिकली इसकी डॉक्यूमेंटेशन है, जिसको अभी हम देख लेते हैं। जस्ट डॉक्यूमेंटेशन है, इसका इस फ्रेमवर्क से कोई लेना देना नहीं। दूसरा यहाँ पर सिस्टम्स का फोल्डर है जिसमें इसकी फ्रेमवर्क की फाइल्स और लाइब्रेरीज मौजूद है। इसके अंदर हमने जाना नहीं, लिहाजा इसको भी बंद कर दीजिए। तीसरा फोल्डर है यहाँ पर एप्लीकेशन का। हम जो काम करेंगे वो यहाँ इस एप्लीकेशन के फोल्डर के अंदर करेंगे। अच्छा, जब मैं इस एप्लीकेशन के फोल्डर को खोलता हूँ तो यहाँ पर मुझे और फोल्डर्स मिल रहे हैं, एक अच्छी खासी लिस्ट है। इसको मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूँ किसमें क्या चीज मौजूद है। पहली चीज तो ये बताएं, नजर आ रहा है ये सबको? नहीं आ रहा? अच्छा जी, सीआई के अंदर एप्लीकेशन के फोल्डर के अंदर, यानी कि जो रूट फोल्डर है सीआई मैंने जो जिसको नाम दिया, उसके अंदर एप्लीकेशन के फोल्डर के अंदर कुछ फोल्डर्स हैं। मैं बताता चाहता हूँ, आप लोग अगर लिखना भी चाहें तो लिख लें, जिनको नजर नहीं आ रहा अदरवाइज छोड़ दीजिए। सबसे पहला फोल्डर है कैशे का, ठीक है, जो फिलहाल खाली है। इसके अंदर एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है जिसके अंदर सिर्फ ये लिखा है कि जी डायरेक्टरी एक्सेस इज फॉरवर्डेड, दैट्स इट। और एक एच टी एक्सेस की फाइल है जिसमें लिखा है डिनाई फ्रॉम ऑल, ठीक है। अच्छा, कैशिंग का फोल्डर यहाँ पर इसलिए है कि अगर आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर कैशे इस्तेमाल करते हैं, कैशे के ऊपर हम पहले कभी बात की हम, कैशे क्या होती है, क्यों होती है, कैशे इटसेल्फ क्या होती है, कौन सी मेमोरी? टेम्परेरी मेमोरी। इसके अलावा भी कुछ होती है? अच्छा, चलें ठीक है। कोड के पॉइंट ऑफ व्यू से या इधर हम इस एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो कैशे यहाँ पर क्यों है, क्या होगा इसके अंदर? टेम्परेरी फाइल्स होंगी कौन सी, जो एप्लीकेशन को रन टाइम पे चाहिए होंगी। अच्छा जी, अच्छा, और कोई आंसर? यहाँ पर कैशे किसी भी एप्लीकेशन के अंदर कैशे क्यों होगी, क्या करेगी, किस लिए इस्तेमाल होगी? जो भी आप, फॉर एग्जांपल मैं एक पेज हिट करता हूँ, अबाउट अस, अबाउट अस डॉट पीएचपी। लेट्स सपोज इसके ऊपर एक कंटेंट है जिसमें एक हेडिंग है, उसके बाद कुछ दो चार इमेजेस हैं और उसके बाद इसके कंटेंट है, लेट्स सपोज। अच्छा, इसके बाद ये एक पेज, इस पेज के ऊपर आपने दो सीएसएस की फाइल्स लोड की, दो जेएस की फाइल्स लोड की, और कुछ एचटीएमएल थी जिसके जिसके अंदर आपने ये हेडिंग एचटीएमएल और कंटेंट को फिट किया, और उसके बाद ये पेज कंप्लीट हो गया। अब ये पेज, इसके कंटेंट चेंज नहीं हो रहे, ठीक है। अबाउट अस का एक सिंपल सा पेज है जो कि डेटाबेस से आपने एक्सट्रैक्ट किया है, यानी डेटाबेस में अबाउट अस के जो भी कंटेंट इमेजेस टाइटल मौजूद था वो आपने निकाला, लाके आपने वो पेज रेंडर कर दिया एचटीएमएल के अंदर, उसको फिट कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब अबाउट अस का पेज चेंज नहीं हो रहा, मतलब उसके कंटेंट्स को आप बार बार, ऐसा नहीं हो रहा कि हर मिनट बाद या 5 मिनट बाद या हर रोज आप उसको अपडेट कर रहे हैं। तो अब जब एक चीज अपडेट नहीं हो रही, जिस तरह से एग्जाम्पल के तौर पे अबाउट अस का पेज है, तो अबाउट अस के पेज के ऊपर जब भी कोई हिट करे तो क्या मैं हर दफा डेटाबेस से क्यूरी करके अबाउट अस के कंटेंट निकालूं और फिर यूजर को प्रोवाइड करूं? एक तो ये प्रैक्टिस है कि जी मैं हर दफा क्यूरी करूं डेटाबेस में, वहां से डेटाबेस में से रिकॉर्ड फेच करूं और लाकर उसको उसकी स्क्रीन पे दिखा दूं भाई ये अबाउट अस के पेज है। या कोई प्रोडक्ट पेज है, चले हम ये इसकी भी नहीं लेते, एक प्रोडक्ट है मेरे पास, लेट्स से HTC वन, ठीक है, एक प्रोडक्ट है, मोबाइल फोन है, ठीक है। अब इस
के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, प्राइस है, इमेजेस हैं, इसकी डिस्क्रिप्शन है, इसकी स्पेसिफिकेशन है कि जी कितनी रैम है, कितनी स्क्रीन है, कितना वेट है, ब्ला 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 व्हाटएवर, जितनी भी इसके पैरामीटर्स हैं उन सबका एक पेज है। ठीक है, अब कोई हिट करता है मेरा पेज abc.com/stc1, ठीक है, इसके ऊपर हर दफा मैं डेटाबेस से क्यूरी करूं, इस stc1 की स्पेसिफिकेशन निकालूं, स्पेसिफिकेशन निकालने के बाद आपको पेज पे दिखाऊं, हर दफा मुझे क्यूरी करनी पड़ेगी। और अगर मुझे HTC1 या iPhone 6s या जितने भी कोई और प्रोडक्ट्स हैं, अगर 100 लोग दिन में आते हैं तो 100 मुझे दफा क्यूरीज करनी पड़ेंगी। ठीक है, और इसके अंदर एक दफा जो मैंने स्पेसिफिकेशन डाल दी वो बार बार चेंज तो होनी थी। हाँ चलें ठीक है, एक आध दफा कोई गलती हुई, टाइपो मिस्टेक हो गई, उसको मैंने करेक्शन कर दिया, लेकिन उसके बाद वो चेंज नहीं हो रही, यानी कि जो HTC1 आज है वो आज से 4 साल बाद भी वन ही रहेगा, मतलब उसकी स्पेसिफिकेशन वही रहेंगी, चेंज नहीं होंगी। ठीक है, तो रादर देन कि मैं हर दफा डेटाबेस से क्यूरी करूं, इस तरह के पेजेस जो कि मुझे मालूम है कि एक दफा जब आपने इस पेज की HTML को जनरेट कर दिया, यानी कि जिसके अंदर HTML CSS इमेज और उसके कंटेंट, ये पेज आपने एक दफा जनरेट कर दिया, तो बार बार इसको डेटाबेस से निकालने की बजाय इसको हम कैश कर देते हैं, कैशे कर देते हैं। इसी तरह न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर भी होता है कि जब आप एक न्यूज है, न्यूज एक दफा पब्लिश हो गई, उसके बाद उसके कंटेंट बार बार तो चेंज होने नहीं है, तो हर दफा कोई भी जो भी उस न्यूज स्टोरी को पढ़ना है, बजाय इसके कि हम बार बार डेटाबेस से क्यूरी करें, हम उसको कैशे के अंदर स्टोर कर देते हैं कि जैसे ही उस पेज को वो हिट करे तो हम पहले चेक करते हैं कि आया कि ये पेज कैशे में मौजूद है। अगर कैशे के अंदर मौजूद है तो आप डेटाबेस से क्यूरी ना करें, कैशे से उठाकर उसको प्रोवाइड कर दें। तो सर्वर के ऊपर भी कैशे मेंटेन होती है जिसके अंदर हम इस तरह के काम करते हैं। और एक दफा अगर आप फॉर एग्जांपल आज मैं अगर न्यूज ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, तो आज की स्टोरी में कल कोई बंदा इंटरेस्टेड नहीं होगा, तो मैं एक 24-24 घंटे की कैशे बना के रख दूं कि भाई जो कंटेंट पब्लिश होते जा रहे हैं 24 घंटे बाद उस कैशे को फ्लश कर दो, नई कैशे आ जाएगी। ठीक है, तो आपकी इससे स्पीड फास्ट हो जाएगी। अच्छा, होता ये है बेसिकली कि वो जो HTML, अब इस पूरे पेज की एक HTML फाइनल आउटपुट आई होगी, जिसमें कुछ CSS की फाइल होंगी, जावास्क्रिप्ट की फाइल होंगी, इटसेल्फ HTML होगी। हम करते ही हैं कि उस पूरे को एक पैकेट बनाते हैं और उसको उठाकर इस फोल्डर के अंदर स्टोर कर देते हैं, एक की के अगेंस्ट। एक की होती है जिसको हम चेक करते हैं कि आया कि ये की, ये वैल्यू कैशे में मौजूद है। अगर कैशे में मौजूद है तो डेटाबेस से क्यूरी नहीं करो, कैशे से उठा के उस पेज की HTML जो मेरे पास मौजूद है वो उठा के बाहर फेंक दो, मतलब यूजर को दे दो। बाहर नहीं फेंकना, मतलब घर से बाहर। ठीक है जी, क्लियर। तो कैशे का कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये होता है कि हम HTML CSS जावास्क्रिप्ट को कंप्रेस, और वो कंप्रेस्ड भी होती है। ठीक है, एक कंप्रेशन भी परफॉर्म की जाती है। लाइक आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे पास कुछ CSS की फाइल होती है, style.min.css, ये जो कंप्रेस, इसी तरह जावास्क्रिप्ट की फाइल होती है jQuery.min.js, कंप्रेस्ड फाइल होती है, एक ही लाइन में पूरा कोड लिखा होता है। ठीक है, तो ये जब हम कैशे करते हैं तो उसको हम कंप्रेस भी करते हैं ताकि फाइल साइज छोटा हो जाए और जल्दी हो जाए। तो ये सारे काम हम कैशे के अंदर परफॉर्म करते हैं। अच्छा जी, दूसरा फोल्डर यहाँ पर है मेरे पास कॉन्फ़िग का। अच्छा, अब मैं इस कॉन्फ़िग के फोल्डर को ओपन करता हूँ। यहाँ पर मेरे पास अगेन कोई 12-13 फाइल्स मौजूद हैं, जिसमें सबसे पहली फाइल है autoload.php। अच्छा जी, अब पेपर पेंसिल बराए मेहरबानी निकाल लीजिए और आप लोग इस फाइल का पर्पस लिख लीजिए। अगेन रिकॉर्ड तो हो ही रहा है, लेकिन ये चीजें कि फाइल कहाँ मौजूद थी, CI के फोल्डर के अंदर, एप्लीकेशन के अंदर, कॉन्फ़िग के अंदर एक फाइल है autoload.php। दो चार लोगों की मैं सीटें चेंज करने वाला हूँ, बी केयरफुल। अच्छा जी, अब इस autoload.php को मैंने ओपन किया है। इसका पर्पस यकीनन इसकी फाइल के कमेंट्स में मेंशन है।
ये इसका पर्पस लिखा हुआ है। इस फाइल का पर्पस क्या है, ये 2 लाइनें लिखी हुई, इसको जरा एक दफा पढ़ लेते हैं। द फाइल्स स्पेसिफाइज विच सिस्टम्स शुड बी लोडेड बाय डिफॉल्ट। वो लाइब्रेरीज या वो फाइल्स या वो सिस्टम या वो थर्ड पार्टी लाइब्रेरी वॉट कोई भी फाइल या लाइब्रेरी जो आपको बाय डिफॉल्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट इंस्टेंस चाहिए, यानी कि होम पेज पे भी जिसकी जरूरत है। बात समझ में आ रही? यानी कि वो चीजें जो आपको बाय डिफॉल्ट हर यानी कि वो चीजें जो आपको हर पेज पे चाहिए और फ्रॉम द बिगनिंग टू एंड, यानी कि जब तक आपकी वेबसाइट पे यूजर मौजूद है उस फाइल की जरूरत आपको जितने पेजेस पे वो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक ई कॉमर्स वेबसाइट की बात करूं तो होम पेज के ऊपर भी आपने कोई 20-25 प्रोडक्ट्स दिखानी है जो कि यकीनन डेटाबेस से निकल के आएंगी। ठीक है, उसके बाद वो प्रोडक्ट किसी कैटेगरी पे क्लिक करता है तो कैटेगरी के अंदर जो उस कैटेगरी की रेलिवेंट प्रोडक्ट्स आएंगी वो भी आपने डेटाबेस से निकालनी है, तो आपको डेटाबेस की जरूरत वहां पर भी है। अब अगर वो किसी एक प्रोडक्ट पे क्लिक करता है तो वहां पर आपने उसकी प्रोडक्ट डिटेल दिखानी है, तो वहां पर भी आप डेटाबेस से ही फैच करेंगे। ठीक है, वहां पर भी आपको डेटाबेस की जरूरत है। अब वो अगर ऐड टू कार्ट करता है तो उसकी टेम्परेरी स्टोरेज आपने उठा के डेटाबेस में रखनी है, वहां पर भी आपको डेटाबेस, तमाम स्टेप्स के ऊपर आपको डेटाबेस चाहिए। तो रादर देन कि आप हर पेज के ऊपर अलग अलग डेटाबेस को लोड करें, आप उसको यहां डिफाइन कर दीजिए कि मुझे हर इंस्टेंस पे हर रिक्वेस्ट के ऊपर डेटाबेस का ऑब्जेक्ट तो चाहिए ही चाहिए। तो वो चीज आपको हर पेज के ऊपर बाय डिफॉल्ट लोड हुई भी मिल जाएगी। वो किस तरह से, वो उसको भी हम देख लेंगे। क्लियर? तो ऑटो लोड का मकसद ये है, ऑटो लोड डॉट पीएचपी का ऑब्जेक्टिव ये है। अच्छा, हमने जब फ्रेमवर्क को एक्सट्रैक्ट कर लिया तो हमने इसको चलाया नहीं है। एक दफा हम इसको चला भी लेते हैं कि जब आपको बिल्कुल फ्रेश फ्रेमवर्क मिलेगा ताजा, तो उसके अंदर उसका आउटपुट किस तरह का होगा। ये इसका आउटपुट है। जब आप सीआई को बाय डिफॉल्ट रन करेंगे तो आपको ये पेज नजर आएगा। इट मीन्स कि जी तमाम चीजें सही हैं, परफेक्टली चल रही हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये पेज कैसे आया वो भी हम देख लेंगे अभी। अच्छा जी, अब मैं आपसे कहता हूँ कि जी, अच्छा, ऑटो लोड डॉट पीएचपी के अंदर 4-5 चीजें हैं जो कि आप बाय डिफॉल्ट लोड करवा सकते हैं। पहली चीज है कोई भी पैकेज। ठीक है, पैकेज से मुराद ये कि कोई थर्ड पार्टी पैकेज है, थर्ड पार्टी टूल है, लाइक किसी एपीआई, फेसबुक की एप्लीकेशन की आपको लाइब्रेरीज मिलती हैं तो उसको पूरा अपने थर्ड पार्टी एक एपीआई वो देता है, एसडीके देता है, उसको आप कहेंगे नहीं मुझे फ्रॉम वेरी फर्स्ट इंस्टेंस टू एंड हर जगह मुझे फेसबुक की उस एपीआई की जरूरत है, फॉर सपोज। तो वो पैकेज आप इस ऑटो लोड में डिफाइन कर दीजिए, वो आपको हर पेज पे उसका ऑब्जेक्ट या इंस्टेंस या व्हाटएवर जो भी वो एपीआई आपको प्रोवाइड करती है, वेरिएबल या ऑब्जेक्ट या क्लास, वो आपको मिल जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट, कोई भी लाइब्रेरी सिंगल क्लास अगर आपको चाहिए उसको लोड करवाना है तो वो आप करवा सकते हैं। हेल्पर फाइल्स करवा सकते हैं। कस्टम कॉन्फ़िग फाइल्स, यानी कि आप अपनी कोई कॉन्फ़िग फाइल लिख दें इसकी अपनी फाइलों को छोड़ के, जो इसने अपनी एक लिस्ट बनाई हुई है, इसके अलावा आपको जरूरत पड़ती है किसी और कॉन्फ़िग फाइल की, तो वो भी आप इसमें कर सकते हैं। लैंग्वेज फाइल, लाइक अगर आपके पास मल्टीलिंगुअल एप्लीकेशन है तो आप बाय डिफॉल्ट जो भी लैंग्वेज लोड करवाना चाहें वो आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। और फाइनली मॉडल, कोई भी अगर आपको मॉडल बाय डिफॉल्ट चाहिए। ठीक है, ये सब चीजें क्या होती हैं, क्या जी आड़े तिरछे नाम है, ये सब क्लियर हो जाएंगे, कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन सिर्फ कॉन्सेप्ट हम, अच्छा, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है इस सीआई को पढ़ने का, वो ऑब्जेक्टिव ये है कि जो मॉडल व्यू कंट्रोलर, हम लोग सीआई जो है वो एक डिजाइन पैटर्न फॉलो करता है जिसको कहा जाता है एमवीसी। एम फॉर मॉडल, वी फॉर व्यू, सी फॉर कंट्रोलर। ठीक है, तो ये एमवीसी पैटर्न यूज करता है और एमवीसी, इन तीनों के अलग अलग पर्पसेस हैं, तीनों के अलग अलग काम है और इसकी सेपरेशन है इस फ्रेमवर्क के अंदर। सेपरेशन से मुराद ये है कि कंट्रोलर अलग है, व्यू अलग है, मॉडल अलग है।
कहाँ पर कौन सा काम करना है और क्यों करना है, वो चीज हम यहाँ देखेंगे। अच्छा, जितने भी PHP के फ्रेमवर्क्स हैं, जितने हमने अभी थोड़ी देर पहले नाम लिए, वो तमाम MVC पैटर्न को ही यूज करते हैं। यानी जो उनका जो तरीकाकार है, पैटर्न है, वो MVC ही है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट तमाम फ्रेमवर्क्स का एक ही है कि इसको लेयर्स के अंदर तोड़ के काम किया जाता है। मॉडल को अलग रखा जाता है, व्यू को अलग रखा जाता है और कंट्रोलर को अलग रखा जाता है। इन तीनों का क्या काम है और इसको हम यहाँ किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे, ये हम यहाँ देख लेंगे। ठीक है, तो इसमें कोई सवाल? चलिए, लोग परेशान हो रहे हैं कि मुश्किल मुश्किल बातें हो रही हैं। अच्छा जी, फिलहाल मुझे कोई पैकेज नहीं चाहिए, तो मैं, अच्छा, अगर आप यहाँ पर देखें तो एक वेरिएबल ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है डॉलर ऑटो लोड, और इसके अंदर एक की है पैकेजेस की, और आगे एक एरे है जो कि फिलहाल ब्लैंक है। इसको हम कीप इट ब्लैंक, हम इसको ब्लैंक ही रहने देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाते हैं हम लाइब्रेरीज के अंदर। अच्छा, लाइब्रेरीज, यहाँ पर लाइब्रेरीज से मुराद वो है जो कि कोऑर्डिनेटर की इटसेल्फ अपनी लाइब्रेरीज हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रॉम वेरी फर्स्ट रिक्वेस्ट। तो हम यहाँ पर इस एरे के अंदर उस लाइब्रेरी का सिर्फ नाम डिफाइन कर देंगे कि मुझे ये लाइब्रेरी चाहिए, तो वो आपको लोड करके आपको आपकी रिक्वायर्ड जगह जहां पर हमें उसकी जरूरत होगी वहां पर प्रोवाइड कर देगा। वो किस किस जगह पे एक्सेस करेंगे वो भी अभी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर जो नाम मेंशन कर देते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ नाम मेंशन करता हूँ, मुझे डेटाबेस की लाइब्रेरी चाहिए, यहाँ मेंशन कर दीजिए। मैं यहाँ पर कहता हूँ कि जी मुझे सेशन की लाइब्रेरी चाहिए, तो वो भी मुझे मिल जाएगी। अच्छा, ये नाम यही होगा या कुछ और होगा? तो फिलहाल मैंने यहाँ पर दो लाइब्रेरीज मेंशन कर दी, डेटाबेस और सेशन। ये नाम मैं कैसे लिख सकता हूँ कि ये नाम है, या कोई और लाइब्रेरी मुझे अगर चाहिए, फॉर एग्जांपल पेजिनेशन की लाइब्रेरी चाहिए, तो पेजिनेशन की लाइब्रेरी का नाम क्या है? सर आपको तो याद है, आपने लिख दिया। अगेन यकीनन इसकी डॉक्यूमेंटेशन हम खोलते हैं और अच्छा, ये इसकी डॉक्यूमेंटेशन है। कोऑर्डिनेटर यूजर गाइड वर्जन 2 और यहाँ पर ये इसकी कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है। अच्छा, एक चीज यहाँ पर मैं बहुत जर्नल सा रूल बहुत आसान कर देता हूँ कि जितनी भी ये जो क्लासेस मौजूद है, लेकिन ये क्लास रेफरेंस लिखा हुआ है, एक हेडिंग नजर आ रहा है सबको? इसके अंदर बेंचमार्क क्लास है, कैलेंडर क्लास है, कार्ड की क्लास है, कॉन्फ़िग क्लास है, ईमेल भेजने के लिए इंक्रिप्शन क्लास मौजूद है, फाइल अपलोडिंग के लिए क्लास मौजूद है, फॉर्म वैलिडेशन के लिए क्लास मौजूद है, FTP क्लास मौजूद है, HTML के लिए मौजूद है, इनपुट लोडर, ब्ला 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 ब्ला, ये जितनी भी जिसके साथ वर्ड क्लास है, ठीक है। और तीन यहाँ पर है, कैशिंग क्लास, डेटाबेस क्लास और जावास्क्रिप्ट क्लास। अच्छा, ये जितनी भी क्लासेस जिसके साथ वर्ड क्लास लिखा है, ये आपकी लाइब्रेरी है। ठीक है, अब इसका नाम अगर आपको चेक करना है कि मुझे ऑटो लोड में या इस लाइब्रेरी को यूज करना है, फॉर एग्जांपल ईमेल की आप बात करते हैं कि जी ईमेल क्लास आपने यूज करनी है, तो यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन को गौर से, तो इसने देखें दिस डॉट लोड, अच्छा ये छोड़ दें, दिस डॉट लोड क्या है? ये रहा इसका नाम। अच्छा, दिस डॉट लोड डॉट लाइब्रेरी क्या है? इसको भी अभी हम एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप इसका नाम पिक कर सकते हैं। हर लाइब्रेरी का इसी तरह से लिखा होगा, दिस डॉट लोड डॉट लाइब्रेरी, और उसके बाद लाइब्रेरी का नाम। तो अब आपने ईमेल की लाइब्रेरी को यूज करना है, अगर किसी पर्टिकुलर किसी पेज पे करना है तो आप ये लाइन लिख दीजिए। और अगर आपको हर इंस्टेंस पे ईमेल चाहिए कि बंदा जैसे ही मेरे होम पेज पे आया मैं उसको ईमेल कर दूं, थैंक यू भाई आप आ गए, इवन कि हमारे पास उसका ईमेल एड्रेस नहीं है, तो आप ऑटो लोड के अंदर भी इसको यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं।
फिलहाल मुझे ईमेल नहीं चाहिए, मैं कहता हूँ मुझे डेटाबेस चाहिए और मुझे सेशन चाहिए फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, डेटाबेस के लिए भी यहाँ पर दिस डॉट लोड डॉट डेटाबेस, ये डेटाबेस का नाम यहाँ से आप उठा सकते हो। ठीक है जी। अच्छा, तो ये ऑटो लोड के अंदर लाइब्रेरीज के अंदर मैंने फिलहाल दो लाइब्रेरीज मेंशन की हैं, एक की है डेटाबेस, दूसरी की है सेशन। नाम में आपको अगर कोई और तीसरी लाइब्रेरी चाहिए तो उसके लिए आप इस डॉक्यूमेंटेशन से हेल्प ले सकते हैं। अच्छा, अभी हम बहुत सारी एग्जांपल्स करेंगे तो ये चीज़ें ऐसा ऐसा क्लियर हो जाएंगी। अगर अभी कुछ नहीं पल्ले पड़ रहा तो छोड़ दें, कोई परेशानी की बात नहीं है। अच्छा जी, अगली चीज़ ये मुझसे पूछता है कि कोई हेल्पर फाइल भी चाहिए। अच्छा, हेल्पर फाइल्स जो बाय डिफॉल्ट फ्रेमवर्क के अंदर हेल्पर फाइल्स हैं, ये उसकी बात कर रहा है। अच्छा, हेल्पर फाइल्स कौन कौन सी हैं? यहाँ पर देखिए हेल्पर रेफरेंस मौजूद है, एरे रेफरेंस, कैप्चा, कुकीज, डेट हेल्पर, डायरेक्टरी हेल्पर, डाउनलोड हेल्पर, ईमेल, फाइल, फॉर्म, ब्ला ब्ला ब्ला। ये जितने भी हेल्प जिसके साथ हेल्पर लिखा हुआ है, एक्सएमएल, सिक्योरिटी, पाथ, ये तमाम हेल्पर फाइल्स हैं। अच्छा, हेल्पर फाइल्स कौन सी हैं और लाइब्रेरीज, इनमें थोड़ा सा फर्क समझ लें। नॉर्मली कोड इंटरव्यू के अंदर पूछा जाता है कि जी कोऑर्डिनेटर की लाइब्रेरी और हेल्पर में क्या फर्क है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा फर्क है, बहुत आसान सा फर्क है कि जो जितनी भी क्लासेस हैं, ये जो यहाँ पर हम यूज देख रहे हैं, ये इनका जो कोड लिखा गया है, ये बैकएंड के ऊपर अगर इस लाइब्रेरी को हम खोलें तो ये इन द फॉर्म ऑफ क्लास है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को फॉलो कर रही है। ठीक है, जबकि जो हेल्पर फाइल्स हैं ये फ्लैट कोड है, प्रोसीजरल लैंग्वेज है, यानी इसके अंदर आपको फंक्शंस मिलेंगे, यानी ये कोई क्लास नहीं है, एक फ्लैट फाइल है। ठीक है, और उसके अंदर फंक्शंस लिखे हैं, दैट्स इट, कोई क्लास नहीं है, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इन हेल्पर्स के अंदर नहीं है। ठीक है जी, फिलहाल मैं कहता हूँ कि जी मुझे एक हेल्पर भी चाहिए, यूआरएल क्यों चाहिए इस पे भी अभी हम देख लेंगे। इसके बाद कोई कॉन्फ़िग ऑटो लोड के अंदर आपने डिफाइन करनी है, मुझे फिलहाल नहीं करनी। कोई लैंग्वेज फाइल लोड करनी है, फिलहाल नहीं करनी। कोई मॉडल लोड करना है, अगेन मुझे मॉडल भी कोई नहीं चाहिए। अच्छा देखिए, यहाँ सब जगह पे अगर आप गौर करें तो ये ऑटो लोड का वेरिएबल चल रहा है और हर एक की के अगेंस्ट एक एरे डिफाइन हो रहा है। ठीक है जी, तो ये ऑटो लोड के अंदर आपने वो काम करने हैं जो कि आपको बाय डिफॉल्ट हर इंस्टेंस के ऊपर, हर रिक्वेस्ट के ऊपर चीजें चाहिए, वो हम ऑटो लोड डॉट पीएचपी में डिफाइन करते हैं, जिसकी फाइल की लोकेशन है सीआई के अंदर, एप्लीकेशन के अंदर कॉन्फ़िग का फोल्डर। अच्छा जी, अगली फाइल की तरफ चलते हैं। अगली फाइल है config डॉट पीएचपी, config के फोल्डर में config डॉट पीएचपी। अच्छा, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स डिफाइंड होते हैं फिलहाल यहाँ पर। अच्छा, और हर पैरामीटर से ऊपर उसकी डॉक्यूमेंटेशन लिखी हुई है कि ये पैरामीटर क्या करेगा। ठीक है, लाइक यहाँ पर एक पैरामीटर है config का, एक वेरिएबल है, और यहाँ पर है बेस यूआरएल, इसके ऊपर इसकी डिटेल लिखी हुई है, यूआरएल टू योर कोऑर्डिनेटर रूट, टिपिकली दिस विल बी योर बेस यूआरएल, यानी कि जो आपका डोमेन है। फिलहाल मेरे केस में मेरा जो डोमेन है वो ये है लोकल होस्ट, डेट और whatever। तो यहाँ पर आपने ये बेस यूआरएल डिफाइन करना है इस तरह से। ठीक है, आपके केस में जो भी आपका यूआरएल हो आप वो डिफाइन कर दीजिएगा। मेरे केस में मेरा जो बेस यूआरएल है वो ये है, जो कि config डॉट पीएचपी के अंदर config और की बेस यूआरएल के अगेंस्ट मैंने वैल्यू डिफाइन की है। तो मैंने ऑटो लोड के अंदर जब ये दो लाइब्रेरीज ऑटो लोड में रखी, कौन कौन सी?
डेटाबेस और सेशन। अब हम इस पेज को मैं दोबारा रिफ्रेश करता हूँ तो एक अदद एरर आएगा, अ डेटाबेस एरर अकर्ड, अनएबल टू कनेक्ट योर डेटाबेस सर्वर यूजिंग द प्रोवाइडेड सेटिंग। हमने डेटाबेस की लाइब्रेरी को जब लोड किया तो यकीनन जब भी हम इस पेज को हिट करेंगे तो वो डेटाबेस का कनेक्शन एस्टेब्लिश करके मुझे एक ऑब्जेक्ट ला के दे देगा, ठीक है। लेकिन डेटाबेस का कनेक्शन वो नहीं बना पा रहा है, अनएबल टू कनेक्ट योर डेटाबेस सर्वर, ठीक है। वो इस कॉन्फ़िगरेशन को भी हमने देना है, वो कहाँ देंगे उसको भी अब हम देख लेते हैं। अच्छा जी, कॉन्फ़िग के अंदर हमने सिर्फ फिलहाल बेस यूआरएल डिफाइन किया है और हम अपना इंडेक्स पेज डिफाइन करेंगे। फिलहाल बाय डिफॉल्ट जो होता है वो इंडेक्स डॉट पीएचपी ही है, ठीक है। तो इसको एज इट इज सिंपल यही रहने दीजिए आप, ठीक है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको फाइल का नाम भी जाके अपडेट करना पड़ेगा। लेट से मैं कहता हूँ कि जी होम डॉट पीएचपी कर दो इसको, तो जो रूट पे इंडेक्स डॉट पीएचपी फाइल थी उसको भी आपको चेंज करना पड़ेगा, होम डॉट पीएचपी करना पड़ेगा। फिलहाल इंडेक्स डॉट पीएचपी है तो कीप इट सिंपल और आप इसको ऐसे ही जाने दें, ठीक है जी। क्या चीज? ये बेस यूआरएल आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि मेरी एप्लीकेशन का रूट जो यूआरएल है वो क्या है, बेस यूआरएल क्या है, स्टार्ट कहाँ से, रूट क्या है, इसकी क्यों जरूरत पड़ेगी वो भी हम देख लेंगे, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर फिलहाल मैं सिर्फ ये दो पैरामीटर्स डिफाइन किए और इसके बाद मैं इस फाइल को कर देता हूँ बंद और ऑटो लोड भी कर देता हूँ बंद, ठीक है जी। अच्छा, अब नेक्स्ट फाइल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट फाइल है कॉन्स्टेंट्स की, कॉन्स्टेंट्स डॉट पीएचपी। फिलहाल इसको मैं स्किप कर देता हूँ। अगली फाइल है डेटाबेस डॉट पीएचपी जो कि कॉन्फ़िग के अंदर है। अच्छा जी, यहाँ पर आप डिफाइन करेंगे अपना होस्ट, यूजर नेम, पासवर्ड और डेटाबेस का नाम। बाय डिफॉल्ट जो है वो ब्लैंक है, तो यहाँ पर आप होस्ट नेम दे दीजिए जो कि लोकल होस्ट ही है, यूजर नेम मेरे केस में रूट है, पासवर्ड 12345 है और डेटाबेस क्या था हमारा, जस्ट कोई, चलिए हम वही दे देते हैं, ठीक है जी। तो हम मैंने ये डेटाबेस डॉट पीएचपी के अंदर अपने डेटाबेस की कनेक्टिविटी के जो भी पैरामीटर्स हैं, यूजर नेम, पासवर्ड, वो आप यहाँ डिफाइन कर दीजिए। एक दफा मैं फिर इसको चलाता हूँ तो आई होप कि ये एरर हट जाएगा। अच्छा जी, डेटाबेस का एरर हट गया, लेकिन यहाँ पर मुझसे कहता है इन ऑर्डर टू यूज सेशन क्लास यू आर रिक्वायर्ड टू सेट एन इनक्रिप्शन की इन योर कॉन्फ़िग फाइल। हमने ऑटो लोड के अंदर सेशन फाइल को भी बाय डिफॉल्ट लोड किया है, तो कह रहे हैं कि अगर आपने उस फाइल को यूज करना है तो उसके लिए आपको इंक्रिप्शन की डिफाइन करनी पड़ेगी। कहाँ पर? कॉन्फ़िग फाइल के अंदर। तो ये जो फाइल अभी मैंने बंद की थी इसको मैं दोबारा खोलता हूँ। यहाँ पर मेरे पास एक फाइल है, की है, इंक्रिप्शन की, ठीक है जी। इसको आप जो दिल चाहे वो आप सेट कर दीजिए, हम इसको रख देते हैं कुछ भी, समथिंग, ठीक है जी। आप कोई भी वैल्यू दे दीजिए यहाँ पे। इसके बाद मैं दोबारा इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो अब आपके पास सेशन भी आ गया और डेटाबेस का कनेक्शन भी बन गया। ये पेज कैसे आ रहा है अभी इसको इसके ऊपर भी आ जाते हैं। यहाँ तक क्लियर है? कोई सवाल? बहुत सारी फाइलों के अंदर हमने अभी तो बहुत थोड़ी सी फाइलें देखी हमने। हमने config के अंदर config.php के अंदर एक इंक्रिप्शन की का पैरामीटर भी डिफाइन किया है। तीन चीजें डिफाइन करनी है, ठीक है जी। और डेटाबेस के अंदर आपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स दे दिए। इसके बाद डॉक टाइप्स है, फॉरेन कैरेक्टर्स है, हुक्स है, माइग्रेशन है, माइम्स है, प्रोफाइलर है और फाइनली एक और फाइल है roots.php या routes.php। अच्छा, इन सारी फाइलों में फिलहाल अभी हमारा कोई काम नहीं है और आगे चल के भी ऐसे कोई इतना खास काम होगा नहीं। यहाँ पर एक फाइल है roots.php, इसके अंदर सिर्फ दो वैल्यूज डिफाइन है बिल्कुल लास्ट में। यहाँ पर
अगेन एक वेरिएबल है और उसके अगेंस्ट एक की है डिफॉल्ट कंट्रोलर। आपका डिफॉल्ट कंट्रोलर, इसको आप डिफॉल्ट कंट्रोलर कह लें या यूं कह लें कि आपका डिफॉल्ट पेज कौन सा होगा। जब भी आपकी वेबसाइट हिट हो www.abc.com, तो जो पहला पेज रेंडर हो वो कौन सा होगा, तो वो आप यहाँ पर डिफाइन करते हैं, जो कि बाय डिफॉल्ट यहाँ पर है वेलकम। हम इसको चेंज कर देते हैं, मैं कहता हूँ मेरा होगा होम। और अगर आपके पेज नॉट फाउंड आए, तो अगर आप 404 को ओवरराइड करना चाहते हैं कि जब भी आपकी यूआरएल के ऊपर कोई ऐसा पेज हिट हो जो कि एग्जिस्ट नहीं करता, आपने अक्सर देखा होगा google.com पे अगर कोई पेज एग्जिस्ट नहीं करता तो वो एक रोबोट टूट फूट का शिकार हुआ आता है, दिखाता है कि जी ये पेज नॉट फाउंड, यानी कि वो गूगल की अपनी विंडो के अंदर ही रहता है, गूगल के अंदर रहता है, लेकिन वो अपना 404 का पेज दिखाता है, यानी कि पेज नॉट फाउंड। इस तरह याहू भी दिखाता है और बहुत सारे जितने भी कि जी ये पेज है, लेकिन वो आपको ऐसे नहीं दिखाता जो हमारे पास नॉर्मली आता है कि जी पेज नॉट फाउंड। वो उनकी अपनी ही विंडो के अंदर रहता है और वहां पर वो बताता है कि जी ये पेज नॉट फाउंड, अपना उनका अपना एक पेज होता है। ठीक है, तो अगर आप वो पेज भी डिफाइन करना चाहते हैं, मैं कहता हूँ जी 404 पेज होगा वो मेरा अपना साथी, तो वो भी आप डिफाइन कर सकते हैं। नहीं, इसमें एक्सटेंशन कहीं भी नहीं देंगे हम, थ्रू आउट द कोऑर्डिनेटर हम कहीं पे भी डॉट पीएचपी नहीं लिखेंगे। मतलब फाइल सेव करते हुए तो लिखेंगे डॉट पीएचपी, लेकिन जब हम उसको यूज कर रहे होंगे तो वहां कहीं भी डॉट पीएचपी नहीं लिखेंगे। जी जी, की के अगेंस्ट उसकी वैल्यू है सिंपल, और वो ये इसके लिए एक पेज है, इस की के ऊपर हमने पहला पेज डिफाइन कर दिया जो कि बाय डिफॉल्ट था वेलकम, हमने इसको चेंज कर दिया। ठीक है जी। अच्छा, मैं दोबारा इस पेज को अगर एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये कहता है कि जी अनेबल टू लोड योर डिफॉल्ट कंट्रोलर, प्लीज मेक श्योर दैट कंट्रोलर स्पेसिफाइड इन योर रूट्स.php फाइल इज वैलिड। यानी कि जो आप नाम दे रहे हैं, इस नाम की अभी कोई फाइल मौजूद नहीं है, लिहाजा वो कहता है कि जी जो आप फाइल हिट करवा रहे हैं, आपने जो डिफॉल्ट कंट्रोलर रूट्स.php में डिफाइन किया है, यानी कि उसको ये पता है कि आपने रूट्स.php में डिफॉल्ट कंट्रोलर सेट किया और वो डिफॉल्ट कंट्रोलर सेट किया रूट्स.php के अंदर जो कि मौजूद नहीं है, वैलिड नहीं है। ठीक है, तो वो बराए मेहरबानी वैलिड नाम दीजिए, इंसान बनिए। अच्छा जी, यहाँ तक क्लियर है। तो फिलहाल मैं इस कॉन्फ़िग के फोल्डर को बंद कर देता हूँ। हमने 3 फाइलों में काम किया, कोई जरा जल्दी से क्विक ओवरव्यू देगा कौन कौन सी फाइल थी, किसमें क्या किया। बिल्कुल लास्ट में हमारे भाई बैठे हैं पर्पल शर्ट में अच्छी सी। सर हमने कौन कौन सी फाइलें खोली थी और किसमें क्या किया था? नहीं, ये तो बिल्कुल सामने बैठे। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, config डॉट php थी, ऑटो लोड की फाइल थी, कैशे का तो फोल्डर था। अच्छा, और ये वाली कौन सी? ये वाली डॉट php, रूट्स डॉट php और डेटाबेस डॉट। अच्छा जी, ऑटो लोड में क्या था जो हमारे चश्मे वाले भाई बैठे हैं बता रहे थे कुछ पहले? ऑटो लोड डॉट php में हमने क्या डिफाइन किया था? आप छोड़ दीजिए, जो ब्लू शर्ट में बैठे हैं उल्टे हाथ पे मेरे, ऑटो लोड डॉट php में हमने क्या डिफाइन किया था? आपके जो बराबर बैठे हैं उनको आगे भेज दें। नहीं नहीं, आपके जो आगे बैठे हैं जी, आप चश्मे वाले भाई थोड़ा सा आगे आ जाए। हाँ, ऑटो लोड डॉट php में हमने क्या डिफाइन किया था? थोड़ा सा और आगे आ जाए, यहाँ आ जाए, यहाँ बिल्कुल आगे। अच्छा जी, गर्ल्स में से ऑटो लोड डॉट php में हमने क्या डिफाइन किया था? अच्छा, 2 फाइलें दी थी, कौन कौन सी? अच्छा जी, कॉन्फ़िग के अंदर हमने 2-3 पैरामीटर्स डिफाइन किए, वो कौन कौन से थे? बेस यूआरएल किया, दूसरा इंक्रिप्शन की, और एक और चीज थी इंडेक्स डॉट php जो डिफॉल्ट पेज था, डिफॉल्ट इंडेक्स। अच्छा जी, ये हो गया हमारा कॉन्फ़िग का फोल्डर। इसके बाद नेक्स्ट जो फोल्डर है हमारे पास वो है यहाँ पर कंट्रोलर्स का। ये वो जगह है जहां पर हम अपने पेजेस क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल हमने एक कंट्रोलर डिफाइन किया है होम, जो कि फिलहाल एग्जिस्ट नहीं करता। अब हम यहाँ पर पहला अपना एक कंट्रोलर न्यू फाइल में क्रिएट करता हूँ php की।
और इसको मैं इस CI के अंदर, एप्लीकेशन के अंदर, कंट्रोलर्स के अंदर सेव करता हूँ और इसको मैं नाम दे रहा हूँ home.php। अच्छा, जब भी आप कोई कंट्रोलर डिफाइन करेंगे तो आपने 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले जो फाइल का नाम है, लाइक मैंने रखा है home.php, इस नाम की आपने इसके अंदर एक क्लास लिखनी है, क्लास होम। अच्छा, इसके साथ आप स्मॉल में लिखें, कैपिटल में लिखें, ये फर्क नहीं पड़ता, मैं स्मॉल को फॉलो कर रहा हूँ। आप चाहें तो पहला लेटर कैपिटल भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन मेक श्योर कि नाम जो है वो सेम होना चाहिए, जो फाइल नेम है वही क्लास का नाम हो। जी, ये लाजमी है, ठीक है। इसके बाद ये एक्सटेंड करेगा एक डिफॉल्ट फाइल को जिसका नाम है CI_controller, ठीक है। ये कहाँ से आएगा, कौन देगा लाके, फिलहाल भूल जाइए। अच्छा जी, पहले आपने ये काम कर लिया। इसके बाद आपने इसके अंदर लिखना है फंक्शन अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट, यानी कि इस क्लास के अंदर आप कंस्ट्रक्टर लिखेंगे और इसके बाद लिखेंगे पेरेंट डबल कॉलन अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट। डबल अंडरस्कोर वाला ही फॉलो करें तो ज्यादा बेहतर है, वो यूज नहीं होता, डबल अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट ही यूज होता, ठीक है जी। तो ये एक काम आपने कर लिया, बल्कि 2 काम। आपने एक क्लास बनाई जिसको आप एक्सटेंड करवा देंगे CI_controller से। उसके बाद आपने इसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर लिखना है जिसके अंदर सिंपल आपने एक लाइन लिखनी है पेरेंट डबल कॉलन अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट। अच्छा जी, अगर एक चीज मैं एक्सप्लेन कर दूं, इफ यू आर यूजिंग कोडिग्नेटर वर्जन <2, अगर आप कोडिग्नेटर का कोई ऐसा वर्जन यूज करें जो कि 2 से पुराना है, यानी कि इसका हम जो यूज कर रहे हैं वो 2.26 है, 2.2.6। जी, मैंने तो अभी डाउनलोड किया है, ठीक है, लेकिन इसके और बहुत सारी रिलीजेस मौजूद हैं। 1.5 भी है, 1.6 भी है, 1.7 भी है, 1.8, 9, फिर 2, 2.1, 2.2, फिर 2.1, फिर 2.2.2, सो ऑन। तो ये इस वक्त जो है वो हम जो यूज कर रहे हैं 3.0 भी है, वो मैंने किसी वजह से डाउनलोड नहीं किया, उसमें मैं बताया था क्या मसला है। तो अगर आप यूज कर रहे हैं CI का कोई पुराना वर्जन जो कि <2 है, तो आपको ये 2 लाइनें लिखनी है जो कि मैंने लिखी। लेकिन अगर आप वर्जन 2 से ऑनवर्ड्स हैं तो आपको इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लिहाजा मैं क्योंकि 2 से ऊपर हूं, मैं नहीं लिख रहा। इसके बाद आपने एक इसके अंदर डिफॉल्ट एक फंक्शन लिखना है जिसका नाम होगा फंक्शन इंडेक्स, और यहां पर मैं एक इको करवाता हूं हेलो वर्ल्ड, ठीक है जी। कंट्रोलर के अंदर आपने एक इंडेक्स फंक्शन लिखना है। फिलहाल मैंने उसके अंदर एक बहुत मशहूर जुमला लिखा है, और एक दफा मैं फिर पेज रिफ्रेश करता हूँ तो ये आपके पास आ गया हेलो वर्ल्ड। वाह, ठीक है जी। अच्छा, अब हमने सिर्फ roots.php में होम डिफाइन किया, उस क्लास को हमने कंट्रोलर्स के अंदर रखा, उसके अंदर हमने एक इंडेक्स फंक्शन बनाया और इसके अंदर हमने इसको कॉल नहीं किया, लेकिन ये ऑटोमेटिकली सारा काम खुद से इसने परफॉर्म किया। अच्छा, ये कैसे हुआ इसको भी अभी हम देख लेते हैं। मैं यहाँ पर एक और फंक्शन लिखता हूँ इस कंट्रोलर के अंदर, another, लेट्स सपोज एक और मैंने यहाँ फंक्शन लिखा, और मैं लिखता हूँ
another function just message। ठीक है जी, एक सिंपल सा एक ईगो। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ index.php। ये तो मेरा यूआरएल था जो कि लोकल होस्ट आज की डेट एंड देन CI। इसके आगे मैं लिखता हूँ index.php। अभी मेरे पास आउटपुट आता है ये हेलो वर्ल्ड, जो कि होम कंट्रोलर के अंदर डिफॉल्ट जो फंक्शन है इंडेक्स वो ट्रिगर हो गया। इसके बाद मैं index.php के बाद एक और स्लैश डालता हूँ और इसके बाद लिखता हूँ होम, और उसके बाद अगेन मैं इसको हिट करता हूँ। आउटपुट मेरे पास स्टिल सेम है। इसके बाद मैं लिखता हूँ इंडेक्स, आउटपुट सेम। वो फर्क ही नहीं पड़ रहा सर, क्या मजाक कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पर होम के बाद लिखता हूँ another, आउटपुट हैज बीन चेंज्ड। कुछ समझ में आया क्या? वो नहीं है, वेरी गुड। मैं इस यूआरएल को कॉपी करता हूँ आपके लिए, बल्कि कंपनी की मशहूरी के लिए, और इस पेज को मैंने, अच्छा यहाँ तक यूआरएल लिखने की तो जरूरत नहीं है, लोकल होस्ट http ब्ला ब्ला ब्ला। मैंने लिखा था index.php, ये इसका बाय डिफॉल्ट पेज है, इसको तो आपने लिखना ही लिखना है, यानी कि ये फ्रेमवर्क का, इसको भी फिलहाल मैं हटा, चले लिख रहेंगे। इसके बाद ये है कंट्रोलर का नाम, ये जो होम है ये है कंट्रोलर का नाम, और ये है फंक्शन का नाम। लिहाजा कंट्रोलर का हर फंक्शन एक डिफरेंट पेज होगा। जो कंट्रोलर के अंदर आप जितने फंक्शन लिखेंगे, हर फंक्शन रिप्रेजेंट्स अनदर पेज, यानी कि यूआरएल ही चेंज हो जाएगा उससे, तो वो एक सेपरेट पेज ही होगा। क्लियर? तो जब मैंने यहाँ पर होम के अंदर इंडेक्स हिट किया था, तो ये होम कंट्रोलर का इंडेक्स फंक्शन चल रहा था। अब मैंने यहाँ पर होम के अंदर another लिखा है, तो ये होम के अंदर जो another का फंक्शन है वो एग्जीक्यूट हुआ है। क्लियर? आसान? ये चीज क्लियर कि जी हर कंट्रोलर का हर फंक्शन जो है वो एक सेपरेट पेज होगा, एक सेपरेट यूआरएल से एग्जीक्यूट होगा, हिट होगा। कोई परेशानी इसमें? अच्छा जी, मैं एक और फंक्शन लिखता हूँ। यूआरएल से नहीं पॉसिबल, दो यूआरएल कैसे एक वक्त में हिट हो सकते हैं? एक वक्त में एक ही यूआरएल हिट होगा ना। हाँ, दूसरे एक टैब अलग अलग कर लीजिए तो वो एक अलग चीज है। अच्छा जी, मैं अगेन यहाँ पर लिखता हूँ गेट मेथड। तो अब इस गेट को एग्जीक्यूट अगर मुझे करना है तो मैं क्या लिखूं? होम index.php, उसके बाद कंट्रोलर का नाम और उसके बाद फंक्शन नेम, तो ये इजीली ये भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब मुझे अगर इस फंक्शन को कोई पैरामीटर पास करना है, लाइक ये कोई पैरामीटर रिसीव करेगा, वेरिएबल 1, मैं कहता हूँ वेरिएबल, दो वेरिएबल्स में दूंगा इसको, चलो वेरिएबल 2, जो कि मैं फिलहाल एक काम करता हूँ यहाँ पे सिंपल प्रिंट करवा देता हूँ। फिलहाल मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो वो कहता है कि जी वार्निंग मिसिंग आर्गुमेंट 1 फॉर होम गेट, और इसी तरह से कहता है मिसिंग आर्गुमेंट 2 फॉर होम गेट। इसको मुझे दो पैरामीटर पास करने हैं, वो कह रहा है कि जी ये दोनों पैरामीटर्स मुझे नहीं मिले।
अब क्या किया जाए, इसको पैरामीटर पास करना है, तुक्का लगा दें। किसके आगे? वो तो मुझे तो पता ही है। क्या करूं? इस फंक्शन को मुझे दो पैरामीटर पास करना है जो कि इस फंक्शन में रिसीव होते हैं, यहाँ पर हम उसको प्रिंट करा दें। सिंपल। अच्छा जी, ब्राउजर पे। अच्छा, जो साइन है जो मुझे पता है। अच्छा, क्वेश्चन मार्क लगा दूं? अच्छा चलें, ठीक है। फिर क्या लिखूं? वेरिएबल 1 इक्वल्स 10, उसके बाद एंड, अच्छा नहीं सॉरी, फिर वेरिएबल 2 इक्वल्स 20। ठीक है, चलें जी, सॉरी। अच्छा जी, इसके अंदर तरीकाकार ये है कि अगर आपने किसी फंक्शन को कोई पैरामीटर पास करने, लाइक होम कंट्रोलर के अंदर जो गेट मेथड है, इसको आपने फिलहाल दो पैरामीटर्स पास करना है। गेट के बाद अगेन एक और स्लैश लगाइए 10, और नेक्स्ट स्लैश लगाइए, अगली वैल्यू दे दीजिए, तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। यानी यूआरएल के अंदर जो भी आप स्लैश डाल के पैरामीटर के अंदर, सॉरी, जो वैल्यू देंगे, तो ये पहले पैरामीटर पे चली जाएगी और ये सेकंड पैरामीटर। अगर इस 3 4 5 है तो स्लैशेस बढ़ाते जाए और वैल्यू गेट करते जाए। एक को काट दें तो वो फिर अगेन वार्निंग जनरेट करेगा कि भाई मेरे पास एक दूसरा पैरामीटर नहीं आ रहा। 3 है तो एक और स्लैश डाल के तीसरा पैरामीटर दे दीजिए। जी बिल्कुल हो जाएंगे जब आप कराएंगे तो। अच्छे से खेल लेते हैं ये भी करके, चलेंगे तीसरे की भी ख्वाहिश पूरी कर देते हैं। चलिए तीसरी वाली भी चली गई, चौथी भी अब मान मत पूछ लीजिए। अच्छा जी, यहाँ पे तीसरी वैल्यू नहीं है, लेकिन इस तरह की पॉसिबिलिटीज खुद खेल के देख लिया करें, चल जाएगा ये, चल जाएगा। नोटिस आ रहा है ना भाई, नोटिस का कोई इशू नहीं है। आपकी एप्लीकेशन देखें, मैंने बचपन में आपको एक बात बताई थी कि हमारी एप्लीकेशन के अंदर अगर फेडरल एरर आता है तो एग्जीक्यूशन रोकती है, ठीक है। नोटिस वार्निंग पे एग्जीक्यूशन नहीं रुकती। नोटिस आ रहा है, आने दें, बंद कर दें इसकी आंखें, इसको आंखें बंद करने का तरीका भी है। वो जो कौन सा एक परिंदा होता है जो रेत में सर गाड़ लेता है ना जब खतरा होता है उसको, ऑस्ट्रिच। तो आप ऑस्ट्रिच बन जाए, रेत में सर गाड़ दीजिए, ये डेवलपमेंट को आप कर दें प्रोडक्शन, खत्म, अब नहीं आएगा। बस रेत में आपने सर दबा दिया, अब कोई एरर वार्निंग नहीं आएगी। कहाँ पे क्या छोड़ दें अभी बाद में बताऊंगा इस बारे में। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर। अच्छा, एक चीज होगी कि हमने कंट्रोलर कैसे बनाना है, ठीक है, कंट्रोलर हेड कैसे होगा, और अगर कंट्रोलर को कोई पैरामीटर पास करने तो वो किस तरह से होंगे। क्लियर हो गया? अच्छा, मैं एक और कंट्रोलर बना लेता हूँ। अब मैं एक प्रैक्टिकल एक अप्रोच के साथ एक कंट्रोलर लिखता हूँ, और कंट्रोलर को मैं नाम देता हूँ क्विज। हम अपनी उसी डेटाबेस की एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं, CI कंट्रोलर। इसको भी मैं नाम देता हूँ quiz.php। और अब हम यहाँ पर काम करेंगे। अच्छा जी, अब मुझे URL से इस कंट्रोलर को हिट करना है, इंडेक्स पेज को। क्या करूं? index.php के बाद क्विज लिख दूं। इंडेक्स ना भी दूं तो बाय डिफॉल्ट जो कंट्रोलर का जो पेज हेड होता है वो इंडेक्स ही है। चाहे तो आप उसका नाम दें, इनको जगह जो सो रहे, चाहे तो आप इसका नाम दें या ना दें। ठीक है जी।
अच्छा, अभी तक हमने सिर्फ कंट्रोलर की बात की। कंट्रोलर, अच्छा अब मैं थोड़ा सा आपको फ्लो बता देता हूँ। सबसे पहले आपका जो भी पेज हिट हो, सबसे पहले बारी आती है कंट्रोलर की, यानी कि कंट्रोलर एग्जीक्यूट होता है सबसे पहले। अब आपके पास कंट्रोलर की जो भी रिक्वेस्ट आई है, यहाँ पर कंट्रोलर कम्युनिकेट करता है आपके डेटाबेस से, यानी जो भी डेटा रिकॉर्ड फेच करने वो आपका कंट्रोलर करेगा। कंट्रोलर डेटाबेस से रिकॉर्ड्स फेच करने के बाद डिसीजन लेता है कि अब मुझे कौन सा पेज व्यू कराना है या कौन सा व्यू लोड करवाना है। इन अदर वर्ड्स, कौन से व्यू के ऊपर मुझे जाना है, तो कंट्रोलर ही डिसाइड करता है कि मुझे कौन सा व्यू लोड करना है। ठीक है, व्यू से फिर रिक्वेस्ट आती है आपके पास कंट्रोलर पे, और यही साइकिल बार बार रिपीट होती है। ठीक है, तो फिलहाल अब मुझे, मेरी रिक्वायरमेंट ये है, अब सिनेरियो ये है कि मेरा ये क्विज का एक कंट्रोलर का पेज है। मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मैं अपने तमाम क्विजेस की लिस्ट यहाँ पर दिखाऊं, जितनी मेरे पास क्विजेस मौजूद हैं उन सब की मैं लिस्ट दिखाऊं एक प्रॉपर एमवीसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए। ठीक है जी। अच्छा, कंट्रोलर लिखने के कुछ असूल भी हैं, वो असूल ये हैं, वो लिख लीजिए बराए मेहरबानी। हम कंट्रोलर के ऊपर कभी भी जिंदगी भर कोई इको, कोई प्रिंट, कोई प्रिंटर, कोई एचटीएमएल, कोई सीएसएस, कोई जावास्क्रिप्ट का कोड नहीं लिखेंगे। अगर लिखेंगे तो पत्थर के हो जाएंगे। इको नहीं लिखेंगे, प्रिंटर नहीं लिखेंगे, कोई वार्डम नहीं लिखेंगे, कोई एचटीएमएल का कोड नहीं आएगा, कोई सीएसएस नहीं आएगी, कोई जावास्क्रिप्ट नहीं आएगी। ये सब काम हम करेंगे व्यू के ऊपर। व्यू क्या भला है वो भी अभी हम देख लेते हैं कौन सी भला है। ठीक हो गया जी। अच्छा, लेकिन डिबगिंग की हद तक अगर आपको कोड अपने डिबग करने के आया कि ये वैल्यू आ रही है, जस्ट फॉर डिबगिंग ऑन डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ठीक है, जस्ट फॉर डिबगिंग आप जो है वो इको डायल लगा के वैल्यूज को चेक कर लें और उसके बाद उसको रिमूव कर दीजिए। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ जा रहा हूँ। मैं यहाँ पर एक व्यू लोड करवाने जा रहा हूँ, जो कि प्रॉपर तरीका है एमवीसी को फॉलो करने का। व्यू लोड करवाने के लिए जो आपको कमांड लिखनी पड़ेगी, उसके लिए लिखेंगे आप दिस डॉट लोड डॉट व्यू, और उसके बाद व्यू का नाम मेरे केस में है, मैं कहता हूँ इसको क्विज लिस्ट। एक्सटेंशन अगेन यहाँ पर भी नहीं दिया जाएगा। ठीक है जी, दिस डॉट लोड डॉट व्यू। अच्छा जी, ये दिस कहाँ से मिला, लोड कहाँ, लोड क्या है और ये व्यू क्या है, कोई एक्सप्लेन कर सकता है? अच्छा जी, दिस इसी क्लास को रेफर कर रहा है, बहुत अच्छे, ठीक है। अच्छा जी, जहां से ये एक्सटेंड हुआ है, यानी कि ये जो अब्बू है इसके, इसकी वजह, इस अब्बू की वजह से इसको ये कुछ मिला होगा फंक्शन विरासत में। अच्छा, बेसिकली इट्स नॉट अन, मतलब ये फंक्शन नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है। क्योंकि देखिए इसके बाद भी हमने डॉट लगा के एक फंक्शन कॉल किया, ये फंक्शन है, व्यू फंक्शन है, ये ऑब्जेक्ट है जो कि हमें मिला विरासत में बेस क्लास से, जो कि है सी अंडरस्कोर कंट्रोलर, जिसको हमने एक्सटेंड किया। ठीक है जी, तो ये एक्सटेंड करने की वजह से ये आपको दिस डॉट लोड का ऑब्जेक्ट मिलता है, जिसका एक फंक्शन है व्यू। और व्यू, ये फंक्शन इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि अगर आपने कोई व्यू लोड करवाना है यहाँ पर इस फंक्शन की कॉल के ऊपर, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, अब ये व्यू अभी तक हमने कोई डिफाइन नहीं किया, मैं एक और नई फाइल बनाता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ h1, और इसको सेव करूंगा मैं
CI के अंदर एप्लीकेशन के फोल्डर के अंदर मेरे पास एक फोल्डर मौजूद है व्यूज का। ठीक है, इस व्यूज के फोल्डर के अंदर मैं इस फाइल को सेव करूंगा quiz_list.php एंड देन फाइल सेव। ठीक है जी, एप्लीकेशन के अंदर व्यूज के अंदर मैंने डिफॉल्ट ये फाइल सेव की और इसको मैं कहता हूँ सेव कर दिया मैंने विद द एक्सटेंशन ऑफ .php। क्लियर जी। अच्छा, अब इस पेज को दोबारा से मैं हिट करता हूँ, ये आपके पास क्विज लिस्ट लेकिन H1 ये व्यू जो है वो लोड हो गया, जो कि मौजूद था एप्लीकेशन के अंदर व्यूज के अंदर quiz_list.php की फाइल। ये कंट्रोलर है और ये आपका व्यू है। अब जितनी भी HTML, जितनी भी CSS, जितनी भी जावास्क्रिप्ट आएगी वो इस व्यू के ऊपर आएगी। कंट्रोलर अपना साफ सुथरा सिर्फ और सिर्फ PHP का कोड कैरी करेगा, यानी जो भी PHP का कोड होगा वो सिर्फ यहाँ पर लिखा होगा। जितनी भी ई कोड और उससे रेलिवेंट HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, फॉर ईच का लूप, जितनी भी चीजें इको से रिलेटेड होंगी जो प्रिंट करवानी है, आपने स्क्रीन पे दिखानी है, वो तमाम की तमाम चली जाएंगी आपके व्यू के ऊपर। क्लियर? कोई परेशानी नहीं, वहां .html एक्सटेंशन नहीं रखेंगे, .php एक्सटेंशन नहीं रखा जाएगा। जावास्क्रिप्ट कैसे चलेगी? आराम से भाई, ऐसे चलेगी जैसे चलती स्क्रिप्ट का टैग और उसके बाद यहाँ पर आपने अपनी स्क्रिप्ट लिख दी, सिंपल। हेलो व्हाटएवर डू जी सर। एक्सटर्नल फाइल, एक मिनट रुक जाए, एक्सटर्नल फाइल कौन सी? लिंक, ये लिंक का टैग आएगा यहाँ पे। उसके बाद आपने यहाँ पे href के अंदर जो भी स्टाइल बता रहा हूँ जी। किस चीज को बता रहा हूँ? तो देखिए, मैं एक छोटी सी मैं आपको बात बता दूं ताकि आपको इस क्लास की और इस चीज की जो हम कर रहे हैं थोड़ा सा शायद अगर आप लोगों को इसका अंदाजा हो जाए। पहली चीज तो ये कि खैर मैं कोई बड़ा बोल नहीं बोलता, लेकिन ये जो कोर्स आउटलाइन, हमने शायद इस पर पहले कभी बात की है या नहीं कि मुझे नहीं याद। ये जो कोर्स आउटलाइन जो आपको ये सर सैयद प्रोवाइड करता है, जो हमारी यूनिवर्सिटी है जो प्रोवाइड करती है, जो कोर्स आउटलाइन या कोर्स कंटेंट जो है, मैं आपको दावे से कहता हूँ आप यहाँ से लेकर पाकिस्तान के दूसरे कोने तक चले जाएं, गिलगित बल्तिस्तान तक चले जाएं, ये कोर्स आउटलाइन आपको पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं मिलेगी। कहीं चले जाएं आप, मैं आपको फॉर श्योर दावा कर सकता हूँ मैं इस बात पे कि आपको पहली चीज तो ये कोर्स आउटलाइन कहीं मिलेगी नहीं। अगर मिली तो बहुत मिनिमम मिलेगी, मिलेगी जरूर। PHP के कोर्सेज आपको कराची के अंदर भी 3600 जगह होते हुए मिल जाएंगे। मैं नाम नहीं लेता, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो PHP का कोर्स कराते हैं या .NET का कोर्स कराते हैं, या और जो कोर्सेज जो CEP के अंडर के अम्ब्रेला ऑफ CEP होते हैं, ऐसे बहुत सारे इदारे हैं जो इस तमाम कोर्सेज कराते हैं। खैर मैं बाकी कोर्सेज की बात नहीं करता, स्पेशली अगर मैं सिर्फ PHP की बात करूं तो ये कोर्स कंटेंट आपको पूरे पाकिस्तान में एटलीस्ट नहीं मिलेंगे। दूसरी चीज ये कि जो अमाउंट, खैर ये बात कहने की नहीं, लेकिन जो फीस यहाँ पर ली जाती है, ये निजामी साहब मरहूम का आप शुक्रिया अदा करें कि ये उनका एक ऑब्जेक्टिव था, एक टारगेट था कि जी हमने एक ऐसा इदारा, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करनी है जो कि जस्ट फॉर खिदमत के लिए हो। ठीक है, उससे मकसद कमाना ना हो। ठीक है, आज से तकरीबन 15, 16, 18 साल पहले ऑपरेशन बदर की बुनियाद रखी गई थी इसी यूनिवर्सिटी के अंदर, इसी डिपार्टमेंट जिसका नाम है CEP, कंटिन्यूइंग एजुकेशन प्रोग्राम। और उसके तहत सबसे पहले यहाँ पर कुछ नेटवर्क के कोर्स स्टार्ट हुए थे और जावा पढ़ाई जाती थी। मैं अर्ली 2000 की बात कर रहा हूँ।
मैंने यहाँ पे इनरोलमेंट की थी 2002 के अंदर, तो 2000 उससे पहले बल्कि 99 गालिबन में ऑपरेशन बदर स्टार्ट हुआ था। उस जमाने में यहाँ पर लोगों ने जावा सीखी थी, और जिसको कोर्स को कंडक्ट करने वाले दो लोग थे, एक ज़िया साहब थे और दूसरे थे हमारे फरूख निज़ामी साहब, जो कि निज़ामी साहब के बेटे हैं। उन्होंने CCNA और जो नेटवर्क के NCIT जो भी होता है, MCSC होता था उस जमाने में, 6 पेपर्स होते थे उसके, बुक्स आती थी उसकी, तो ये वहां पर शुरू हुआ। और उस जमाने में जो CCNA की फीस रखी गई वो भी कंपैरेटिवली मार्केट से, या जो नेटवर्क की कोर्सेज की फीस, क्योंकि एक पाकिस्तान के अंदर इन चीजों का एक आहिस्ता आहिस्ता इन हो रही थी, तो उस वक्त जिन लोगों ने यहाँ से पढ़ा, जहाँ से सीखा और यहाँ से गए, या जो सर सैयद यूनिवर्सिटी के इटसेल्फ जो पुराने बैचेस हैं, सर सैयद यूनिवर्सिटी का जो पहला बैच था वो 1994 था, 95 94 था, यानी कि वो पास आउट हुआ 98 के अंदर। तो 96 97 98 99, ये जो 3-4 बैचेस हैं, ये अगर आप पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान से बाहर की मार्केट के अंदर देखें, तो आपको मेजॉरिटी सर सैयद के लोगों की मिलेगी इन 4 सालों की, और की पोस्ट के ऊपर आपको मिलेंगे। आप दुबई के अंदर चले जाएं, आप US के अंदर चले जाएं, UK में चले जाएं, जहां पाकिस्तानी मौजूद है, तो आपको मोरलेस काफी सारे लोग सर सैयद के मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि और यूनिवर्सिटीज वाले बुरे थे या नहीं मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, लेकिन इनकी तादाद ज्यादा है, क्योंकि उस जमाने में इंफ्रास्ट्रक्चर सर सैयद यूनिवर्सिटी का बहुत अच्छा था। अगर मैं कंपेयर करूँ NLD से, या उस जमाने की जो लैब्स थी सर सैयद की, इनफैक्ट मैंने जब 2002 में, यहाँ पर एक लैब थी मदनी लैब, वो आज तक मशहूर है, जहाँ पे आप लोगों की लैब होती है, यहाँ पर ये वाले सिस्टम्स नहीं थे। उस जमाने के अंदर यहाँ पे क्लस्टर्स कंप्यूटर रखे गए थे, जो कि मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारे जो उस्ताद थे वो हमें बताया करते थे कि जी ये उस जमाने में वो एक कंप्यूटर की कीमत 15-15 लाख रुपए थी, ठीक है, और वो 60-62 PCs रखे गए हुए थे वहां पर, और उसकी परफॉर्मेंस आज के PC के साथ भी आप कंपेयर नहीं कर सकते। वो अभी भी कहीं यहाँ स्टोर में रखे होंगे, इतने इतने बड़े उसके वो थे मॉनिटर्स, और इतना वजनी था कि 4 आदमी उसको हिला नहीं सकते थे। बहरहाल लुब्बे लुबाब ये कि ये निजामी साहब का एक ऑब्जेक्टिव था, एक ख्वाब था कि जी हम एक ऐसा डिपार्टमेंट फॉर्म करें जो कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ खिदमत, उससे कोई ऑब्जेक्टिव कमाना नहीं है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर जो फीस रखी जाती है, अगर आप उसको कंपेयर करें, सिर्फ कराची में आप 2-4 इंस्टीट्यूट चले जाएं और PHP की .NET की आप फीस मालूम करके आ जाए कि जी ये और कोर्स आउटलाइन भी देख लीजिए और फीस को भी कंपेयर कर लीजिए, कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है ही नहीं, ठीक है। तो इसकी थोड़ी सी कदर करें कि अगर आपको यहाँ पर इन चीजों को दिया जा रहा है, जो इस चीज को समझे। दूसरी चीज ये कि अब जो टीचर्स यहाँ जितने भी आते हैं, मुझे हटा दीजिए, मैं तो बहुत छोटा सा यहाँ पे स्टूडेंट भी हूँ और सीखता भी हूँ, और जो भी टूटा फूटा मुझे आता है, इसके अलावा जितने असतज़ा यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, मैं अक्सर एग्जाम्पल कोट करता हूँ आतिफ साहब की। आतिफ भाई जो है वो आज से नहीं, तकरीबन मेरे भी उस्ताद रह चुके हैं, काफी अरसे से पढ़ा रहे हैं यहाँ पर, और अक्सर आतिफ भाई के साथ बहुत अच्छी सलाम दुआ भी है मेरी। तो आतिफ भाई से अक्सर बोलते हैं कि यार हम तो यहाँ पे बंद गए हैं एक तरह से, तो मैंने कहा सर पढ़ाते रहें, क्या है, अच्छा खिदमत हो रही है। तो ऑब्जेक्ट, और मैं आपको ये चीज भी दावे से कह सकता हूँ कि मैं जितने भी टीचर्स यहाँ पर मौजूद हैं, 2-4 लोगों के नाम जिनको मैं ले रहा हूँ, बाकियों का मुझे नहीं मालूम, उनका ऑब्जेक्टिव यहाँ से पैसे कमाना नहीं है। मतलब मैं या आतिफ साहब माशाल्लाह से जिस जगह पे ISI बर्जर पेरेंट्स के अंदर वो CTO हैं, ठीक है, और इससे पहले पाक कतर के वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे। मतलब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ही हो जाना या CTO होना, आप उससे अंदाजा लगा लें उनकी सैलरी कितनी होगी। और ISI बोल रहा हूँ, ICI जैसी कंपनी के अंदर CTO की आप एक्सपेक्ट कर लें कितनी सैलरी होगी। तो क्या उनको, या और जो टीचर्स हैं यहाँ पे, उनको क्या पड़ी कि अपनी संडे को खराब करें, फैमिली को छोड़ें और यहाँ आकर जो है वो पढ़ा रहे हैं। मतलब मुझे नहीं लगता कि आतिफ भाई को पैसों की जरूरत होती कि वो पढ़ाने आते हैं। इससे पहले असद साहब पढ़ाते थे, असद साहब ने एक लंबे अरसे तक यहाँ पढ़ाया, और असद साहब जैसा टीचर, मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान के लिए एक असद साहब जैसा नाम जो है वो नेमत है। मतलब IT प्रोफेशनल्स के लिए एक नेमत से कम नहीं है असद साहब की
एग्जिस्टेंस, खास तौर पे कराची के अंदर। मतलब उन जैसा मैंने टीचर अपनी एंटायर लाइफ में नहीं देखा। मतलब मैं कहता हूँ कि कमाल टीचर थे, बल्कि हैं। ठीक है, अब उन्होंने सर सैयद छोड़ दिया, लेकिन एक बहुत लंबे अरसे तक, मैं ख्याल 10, 11, 12 साल तक उन्होंने सर सैयद के अंदर पढ़ाया। और उनके पढ़ाए हुए लोग आज तकरीबन आपको शायद पूरी दुनिया में ही मिले। बहुत एक लंबा टाइम स्पेन गुजारा, और उनकी क्लास के अंदर जिस तरह हम आज देखते हैं कि जिया साहब की माशाल्लाह से जिस तरह से क्लास होती है, पैर रखने की जगह नहीं होती, इसी तरह एक दौर था 2002, 2003, 4, मैंने भी पढ़ा उनसे। तो उनकी क्लास में पाँव रखने की जगह नहीं होती थी, बिल्कुल पैक कंजेस्टेड। आप तो अभी बहुत खुले डुले बैठे हैं, पर उस जमाने में तो ये था भी नहीं। सिर्फ एक वाहिद ऑडिटोरियम था सी ब्लॉक का, जहाँ पे हमारी क्लास होती है। आज से 10, 12 साल पहले की बात है। सिर्फ एक ऑडिटोरियम होता था, और उसके अंदर पाँव रखने की बिल्कुल कंजेस्टेड, लोग जमीनों में बैठे होते थे, मुझे अच्छी तरह याद है। लेकिन उस वक्त लोगों में पता नहीं एक जस्तजू थी, लगन थी, क्या था पता नहीं, या तो आसमान से आए हुए थे वो लोग, कौन थे नहीं समझ। अब वो चीज नजर नहीं आती, कदर नहीं है, सिंसियरिटी नहीं है, शौक नहीं है, या जिम्मेदारी नहीं है, पता नहीं क्या है। तो इन चीजों को थोड़ा सा जब पढ़ने आ जाए ना, जब आप क्लास के यहाँ या तो मत आए, जब आ जाए तो फिर पढ़े। ये जो उधर खेल रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, इधर बैठे हुए हैं गप्पे मार रहे हैं, जी नहीं, क्या करें। बहुत अफसोस होता है, क्योंकि मुझे नहीं पता, शायद आप लोगों की इस चीज की, हमने तो बहुत जो टाइम देखा है ना, और जिस तरह से चीजों को सीखा, और जो ये इस पूरी इमारत को, ये बिल्डिंग बनते देखा हमने, फ्रॉम ग्राउंड टू अप, तो हमें तो भाई इस चीज की बहुत कदर है। मतलब मैं सिर्फ और सिर्फ इस सरसैयद का मैं एक स्टूडेंट भी था, और एक तरह से वो कहते हैं कि उनसियत सी है। अब बाखुदा मुझे किसी किस्म की कोई लालच नहीं कि मैं यहाँ आऊँ, पढ़ाऊँ, और इनफैक्ट और बहुत सारे जितने में भी नाम ले लो, मुझे कतई जरूरत नहीं। सिर्फ एक शौक है, हाँ यार चलो यार, हमने जो भी जिस परेशानी से सीखा, जिस मुश्किल से सीखा, क्योंकि हमारे दौर में इंटर गूगल तक नहीं था। मतलब मैंने जिस दौर में पढ़ा, जिस दौर में मैंने सीखा, उस दौर में तो गूगल भी नहीं था भाई। चीजें एक वाहिद एक वो था, एल्टा विस्टा नाम की एक सर्च इंजन होता था, जिसपे कुछ मिलता ही नहीं था। ऐसे ही था सर पहले। कहाँ मोडेम के जमाने के अंदर वो इंटरनेट कनेक्शन, रात को घर वालों से डांट डपट सुन के उसके बाद मोडेम कनेक्ट करना मुश्किल से। खैर वो चैटिंग भी करते थे, MIRC था उस दौर में, और पता नहीं MSN था, क्या क्या चीजें थी, वो भी सब काम की, लेकिन पढ़ाई के लिए रिसोर्सेज मिलती नहीं थी। जिन लोगों को आता था उन लोगों के नखरे बहुत थे। ये तो असद साहब जैसे बाद में मिले, चीजें बाद में मिल गई। असद साहब जैसे उस्ताद मिल गए, आतिफ साहब, आतिफ भाई उस जमाने में बहुत यंग थे, तो जिनके साथ टीए, असद भाई के साथ टीए हुआ करते थे, तो इनसे हेल्प मिल गई। और इधर उधर तो इंटरनेट पे भी कुछ नहीं मिलता था, और इंटरनेट का वजूद ही नहीं था इतना अच्छा। मोडेम के ऊपर कनेक्ट होता था, वो आधे घंटे में जाके वो कनेक्ट होता था। उसके बाद फिर घर वालों की तरफ से डांट पड़ती, भाई ये लाइन बिजी है वापस, तो फिर वो ले ली जाती थी। अब तो वो सारी चीजें नहीं है, तो अब तो काफी सारी चीजें बेहतर हो गई हैं। खैर मैं कोई पत्थरों का दौर के जमाने का बनूं के लोग मुझे देख रहे, सर अच्छा इतने बड़े, ओहो। 10, 12, 15 साल पुरानी बात होगी, इससे ज्यादा पुरानी नहीं होगी। तो चीजों को थोड़ा सा, हाँ। अच्छा दूसरी चीज ये, नहीं मैंने जिया साहब से कभी नहीं पढ़ा, खैर वो मेरे उस्तादों के उस्ताद हैं, असद भाई ने पढ़ा है। हाँ असद साहब ने जो है वो जिया साहब से पढ़ा हुआ है। मैं असद भाई का स्टूडेंट था। मैंने इनफैक्ट आतिफ भाई से भी नहीं पढ़ा, एक क्लास, एक दो क्लासेस जरूर ली, लेकिन वैसे मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, बहुत अच्छे रिलेशनशिप हैं सबके साथ हैं। बीच में और बहुत सारे टीचर्स आए, बहुत सारे टीचर्स, शेयर पॉइंट होता था एक जमाने में यहाँ पे, शेयर पॉइंट का एक बूस्ट था, तो यहाँ पे 2, 3 टीचर्स थे शेयर पॉइंट के बड़े अच्छे। फिर और ग्राफिक्स के कोर्स होते रहे बीच में, 3D के कोर्सेज होते रहे, जहाँ पे अदनान साहब पढ़ाते थे, अगर कोई जानता हो, अदनान साहब 3D माया या 3D मैक्स पढ़ाया करते थे, बहुत अच्छे, बहुत काबिल। उन्होंने भी छोड़ दिया पढ़ाना। फिर बीच में एक फरहान साहब थे, बहुत सारे टीचर्स आते रहे जाते रहे।
भारत। अच्छा, दूसरी चीज ये कि अब ये जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर पीएचपी के अंदर आपने अच्छा काम करना है और अच्छे काम करने के मतलब अच्छे पैसे कमाने हैं ना, तो आपको फ्रेमवर्क का आना जरूरी है। अगर फ्रेमवर्क नहीं आएगा तो भूल जाए, फॉर श्योर। ठीक है, फ्रेमवर्क मस्ट है, मस्ट। ठीक है, और ये बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। थोड़ी सी अगर आप कंसंट्रेशन से, थोड़ी सी तवज्जो से इसको देखें तो कोई मुश्किल नहीं है। थोड़ी सी प्रैक्टिस जरूर चाहिए होगी आपको इसके ऊपर, लेकिन एक दफा आप प्रैक्टिस कर लेंगे, चीजों को अंडरस्टैंड, मतलब इसका एक फ्लो समझ में आ जाएगा। मैं कहता हूँ कि आपको फ्लैट कोड फिर बुरा लगेगा, जो प्रोसीजरल लैंग्वेज में या फंक्शनल प्रोग्रामिंग आप करेंगे वो आपको मुसीबत लगेगा, इस पे काम करना आसान लगेगा। अभी इस पॉइंट पे तो यकीनन इस पे काम करना आपके लिए मुश्किल होगा, लेकिन एक एप्लीकेशन अगर आप खुद से बना लेंगे उसके बाद आपको वो चीज मुश्किल लगेगी जो आप अभी तक कर रहे थे, ये चीज आसान लगेगी। और अल्टीमेटली मेरा आपसे गुजारिश ये होगी कि अपना टारगेट रखें कि आपने जाना इस पे ही है। और एक एमवीसी सीखने के बाद कोशिश करेंगे एक और एमवीसी सीखें, उसके बाद कोशिश करें एक और सीखें, एक और सीखें। कम से कम 3-4 एमवीसी फ्रेमवर्क्स के ऊपर आपकी कमांड होनी चाहिए, तो आप एक अच्छे पीएचपी के कोर डेवलपर कहलाएंगे। अच्छे नहीं तो डेवलपर तो कहलाएंगे, लेकिन कोर अच्छे पीएचपी डेवलपर नहीं कहलाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए अच्छा, लेकिन और अगेन वही वाली चीज कि पैटर्न सबका सेम है, तमाम एमवीसी को फॉलो कर रहे हैं, सिर्फ सिंटेक्स का और चीजों को थोड़ा सा घुमा फिरा के पकड़ने का फर्क है कि कान इधर से पकड़ लो या घुमा के पकड़ लो, या एक जगह यहाँ पर हमारे पास व्यूज को हम व्यू नाम दे रहे हैं, एक फ्रेमवर्क है उसमें व्यू के फोल्डर को वो स्क्रीन्स कहता है, कंट्रोलर को वो एक्शन कहता है, मॉडल को वो लाइब्रेरी कहता है। मतलब नाम थोड़े से डिफरेंट होंगे, सिंटेक्स थोड़ा सा डिफरेंट होगा, प्रोसीजर जो होगा, जो फ्लो है, वो एमवीसी ही है। ठीक है जी। अच्छा, इसके अंदर स्टाइल शीट और स्क्रिप्ट वगैरह किस तरह से आएगी, इस पे भी हम बात कर लेंगे थोड़ी देर में या अगली क्लासेस में। अच्छा जी, फिलहाल हमने यहाँ पर एक क्विज, ये हमारे पास क्विज लिस्ट आ गई, ये हमारा क्विज का इंडेक्स। अब मुझे दूसरा काम यहाँ पे ये करना है कि मेरे पास यकीनन यहाँ पे कुछ डेटा होगा क्विज का, जो कि मैं डेटाबेस से रिकॉर्ड फेच करूंगा, और वो रिकॉर्ड जो है मैंने इस व्यू के ऊपर भेजने होंगे, व्यू पे देखने होंगे यकीनन, जो भी मैं रिकॉर्ड्स को फेच करूंगा फ्रॉम डेटाबेस। अच्छा जी, अब डेटाबेस में से मैंने क्विज की लिस्ट या क्विजेस तमाम निकालने हैं, वो किस तरह से निकालूंगा अभी उस पर हम बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक वेरिएबल लेता हूँ 10। अभी मैं सिर्फ आपको ये बता दूं कि कोई वेरिएबल जिसके अंदर जो कोई भी वैल्यू है, चाहे वो एरे है, चाहे वो सिंगल वैल्यू है, चाहे वो ऑब्जेक्ट है, उसको हमने अगर व्यू पे भेजना है तो व्यू पे कैसे भेजा जाएगा। यानी फॉर सपोज इस डेटा की वैल्यू 10 है, अब मुझे इस व्यू पे डेटा चाहिए, वैल्यू 10 चाहिए, तो क्या मैं इस तरह से लिखूं? तो ये वैल्यू मिल जाएगी? नहीं मिलेगी, उसका कोई वार्निंग भी नहीं आएगा, क्योंकि हमने वार्निंग को बंद कर दिया है। वार्निंग खोल देता हूँ। नोटिस आता है कि जी ये डेटा वेरिएबल जो है वो अनडिफाइंड है। अच्छा जी, कंट्रोलर के अंदर अगर आप कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं और आपने उसको व्यू के ऊपर एक्सेस करना है, उसका तरीकाकार ये है कि आप एक वेरिएबल लें किसी भी नाम से, लाइक मैंने यहाँ पर ले लिया डेटा, और इसमें आप की डिफाइन कर दीजिए। मैं कहता हूँ वेरिएबल 1, या मैं कहता हूँ लेट सपोज फर्स्ट नेम, और
मैं लेता हूँ नाम, नाम बताएं। अली। लास्ट में देते हैं इसको मोहम्मद अली। ठीक है जी। अच्छा, अब मेरे पास ये एक एरे मैंने लिया, इसके अंदर फर्स्ट नेम और एक लास्ट नेम मैंने डिफाइन कर दिया और उसके अगेंस्ट मैंने एक वैल्यू दे दी। ठीक है जी। अब मुझे इस वैल्यू को अपने व्यू के ऊपर भेजना है, तो इसका बहुत सिंपल सा तरीकाकार ये है कि जो एरे के अंदर आपने कीज डिफाइन की हैं, इस एरे को आप दिस डॉट लोड डॉट व्यू के सेकंड पैरामीटर में पास कर दीजिए। ठीक है जी। अच्छा, अब सेकंड पैरामीटर में पास करने से होगा ये कि अब मैं इस व्यू के ऊपर इस वेरिएबल को एक्सेस कर सकता हूँ। अच्छा जी, क्या लिखूं? लास्ट नेम। ठीक है जी। अच्छा, आउटपुट क्या आएगा? अगेन आता है कि जी अनडिफाइंड वेरिएबल डेटा ऑनलाइन नंबर 12 व्यूज के अंदर क्विज लिस्ट डॉट php। अच्छा जी, ये वेरिएबल मिलेगा ऐसे, यानी कि जो भी आप की डिफाइन करेंगे अपने कंट्रोलर के ऊपर, उस नाम का वेरिएबल आपको मिल जाएगा व्यू के ऊपर। ठीक है, अब आप इस डेटा के अंदर फिलहाल हमने 2 की के अगेंस्ट वैल्यूज रखी हैं, आप इसके अंदर 10,000 कीज डिफाइन करें, 10,000 कीज के अगेंस्ट आप वैल्यू दें। एग्जैक्टली जिस नाम की होगी, इस नाम का वेरिएबल आपको आपके व्यू के ऊपर मिल जाएगा। क्लियर? कोई सवाल? कोई सवाल नहीं? अच्छा जी, वैल्यूज व्यू के ऊपर भेजने का तरीकाकार ये होगा। अब हम एक काम करते हैं, अभी हमने व्यू की बात कर ली, कंट्रोलर किस तरह से बनेगा, किस तरह से हिट होगा, उसको अगर कंट्रोलर को कोई पैरामीटर पास करना है वो किस तरह से होंगे, व्यू किस तरह से बनाया जाएगा, कहाँ रखा जाएगा, और व्यू पे अगर कोई वैल्यू पास करनी है तो वो किस तरह से पास की जाएगी। अभी तक हमने सिर्फ ये चीजें देखी हैं। ठीक है, तो यानी कि कंट्रोलर और व्यू की बात होगी अभी तक। अब हम बात करते हैं मॉडल की। हम्म, मसलन अगर इतने सिंपल है तो व्यू पे भी करना, मसलन यहाँ करना चाहें तो यहाँ कर लें, कोई परेशानी नहीं। पर इको इको नहीं होगा यहाँ पे, जो चीज आपने दिखानी है वो आप व्यू के ऊपर जाके दिखाएं, यहाँ इको HTML का कोड नहीं आएगा। अच्छा जी, ये अभी जितना भी हमने काम किया इसका कोई फायदा नजर आ रहा है? अभी तक जितना हमने काम किया, या एक मुसीबत ही खुल गई कि यार इतनी सारी फाइलें पहले थी, हर जगह पता नहीं क्या क्या कुछ डिफाइन करो, उसके बाद फिर आओ, फिर कंट्रोलर बनाओ, फिर वहां से व्यू में जाओ, व्यू में पास कराओ, क्या मुसीबत है सर, किस मुसीबत में फंसा रहे? ऐसे ही लग रहा है। तो मुसीबत तो है ही। हमारे लिए मुसीबत एक दफा की है, और है, बिल्कुल है, लेकिन एक दफा जब आप इस पे काम कर लेंगे तो फिर जो आप पहले करते थे फ्लैट कोड में वो मुसीबत हो जाएगा, ये आसान हो जाएगा। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ, अच्छा देखिए अभी तक हम फर्स्ट टाइम ये कर रहे हैं ना, अगर आप टोटल नंबर ऑफ लाइंस देखें जो अभी तक हमने लिखी हैं, हमने सिर्फ डेटाबेस के अंदर कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन की, हमें ऑब्जेक्ट मिल गया डेटाबेस का, कोई हमें माईसीक्वल कनेक्ट नहीं करना पड़ा, कोई माईसीक्वल सिलेक्ट डेटाबेस नहीं करना पड़ा, कोई उसकी
मैनेजमेंट नहीं करनी पड़ी, डेटाबेस सेशन के लिए हमें कोई सेशन स्टार्ट नहीं लिखना पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा, सेशन भी मिल गया। रूट्स के अंदर हमें सिर्फ ये बताना है कि जी पेज हमारा कौन सा है, और पेज के अंदर वो ऑटोमेटिकली चीजें ट्रैवर्स खुद ब खुद हो रही। अच्छा, अब हम बात करते हैं मॉडल की। मॉडल पे जाके आपको शायद इसका ऑब्जेक्टिव या पर्पस और समझ में आ जाएगा कि जी इससे काम और आसान। और हमने सिर्फ कंट्रोलर के अंदर अगर हम बात करें तो हमने सिर्फ यहाँ क्लास बनाई है। अब हम इसको प्रैक्टिकली अप्रोच करते हैं। मैं यहाँ से इन दोनों लाइंस को खत्म करता हूँ और मैं यहाँ पर अब मैं मॉडल लोड करने जा रहा हूँ जिसमें मैं डेटाबेस से, अच्छा, कंट्रोलर, मॉडल और व्यू तीनों का जो अलग अलग काम है वो काम ये है कि कंट्रोलर आपकी एप्लीकेशन की फ्लो को संभालता है, या बिजनेस लॉजिक जिस पे आप लिखते हैं अपनी एप्लीकेशन की लॉजिक। व्यू के ऊपर आपका सारा HTML CSS यानी कि जो प्रेजेंट करना है आपने प्रेजेंटेशन लेयर के ऊपर, वो चीज आती है। मॉडल लेयर जो है वो आपकी ऑब्जेक्ट लेयर है, सॉरी डेटा लेयर है, जहां पर आप डेटाबेस से कम्युनिकेट करेंगे। यानी मॉडल के अंदर जितनी भी डेटाबेस से रिलेटेड ऑपरेशंस होंगे उस तमाम काम आप करेंगे मॉडल के ऊपर, वो काम कंट्रोलर पे भी नहीं किए जाएंगे। यानी डेटाबेस में कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है या व्यू करने हैं रिकॉर्ड्स, तो वो सारे काम किए जाएंगे मॉडल के अंदर। वो चीज आप कंट्रोलर पे नहीं करेंगे। हाँ, कंट्रोलर जो है वो ट्रैफिक पुलिस है, तुम इधर चले जाओ, तुम उधर चले जाओ, तुम इधर ले आओ, तुम इधर आ जाओ। और इसकी कोई जेब भी नहीं है, साइड पॉकेट बाय द वे। ये ठीक है जी, क्लियर। अच्छा, अब यहाँ पर मॉडल को लोड करवाने के लिए अगेन दिस डॉट लोड डॉट मॉडल, और मॉडल का नाम मैं यहाँ पर देता हूँ मॉडल नेम क्विज मॉडल। हाँ, पूरा उसका फ्लो कंप्लीट कर देते ना, चीजें समझ में आ जाएंगी आपको। ठीक है, अच्छा जी, क्लियर। मॉडल, अब ये मॉडल एग्जिस्ट नहीं करता तो हम एक और फाइल लेते हैं और इसको मैं सेव करूंगा एप्लीकेशन के अंदर। मॉडल्स का एक फोल्डर है और यहाँ पर लाके इसी नाम से क्विज अंडरस्कोर मॉडल डॉट PHP के नाम से इसको सेव कर दूंगा, और अगेन इसके अंदर एक क्लास लिखूंगा जिसका नाम होगा क्विज मॉडल, और ये एक्सटेंड करेगी एक डिफॉल्ट मॉडल को जिसका नाम होगा CI अंडरस्कोर मॉडल। और अगेन अगर आप CI का वर्जन 2 यूज कर रहे हैं, <2, तो आपको वही दो लाइनें फंक्शन अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट, ये दो लाइनें लिखनी पड़ेंगी जो कि हमारे केस में नहीं लिखनी। अच्छा जी, अब मुझे यहाँ पर मैं एक फंक्शन लिखता हूँ गेट ऑल क्विज, जो कि डेटाबेस में से तमाम क्विजेस को निकाल के लाके मुझे दे देगा। तो इस क्विज के लिए, तमाम क्विजेस को निकालने के लिए मुझे लिखना है सिलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम क्विज, ऐसे लिखूंगा। अच्छा जी, कैपिटल भी लिखेंगे, लिखा हुआ तो है। ठीक है जी, इसके बाद मुझे इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करना है। क्यूरी एग्जीक्यूट करनी है मुझे, उसके बाद रिकॉर्ड्स को फेच करना है, यही काम करना है। अच्छा, डेटाबेस से कम्युनिकेट करने के लिए कोड इग्निटर आपको दो तरीके प्रोवाइड करता है। ठीक है, एक तरीका ये जो मैंने लिखा है कि आप क्यूरी लिखिए, उसके बाद क्यूरी को एग्जीक्यूट कर दें, रिकॉर्ड्स को फेच कर लीजिए, कोई मसला नहीं। दूसरा वो कहता है कि इस ट्रेडिशनल तरीके को छोड़ के अगर आप यूज करना चाहते हैं, मेरी एक लाइब्रेरी है जिसका नाम है एक्टिव
रिकॉर्ड क्लास या ARC, तो आप इसको यूज कर लीजिए। ये ORM नहीं है। अगर ORM का आपने कभी नाम सुना तो ये ORM नहीं है। CI के अंदर सिर्फ एक बुरी चीज ये है कि CI के पास ORM की लाइब्रेरी नहीं है। ORS होता है ना, बचपन में पीते हैं। इट्स ऑब्जेक्ट रिलेशन मॉडल, ठीक है जी, ऑब्जेक्ट रिलेशन मॉडल, जो कि CI में नहीं है। इसमें एक्टिव रिकॉर्ड क्लास मौजूद है। वो क्या है उसको भी देख लेते हैं। तो दूसरा तरीका यह है कि आप, या तो तरीका वन ये है कि आप इस तरह से कर लें, दूसरा तरीका यह है कि आप एक्टिव रिकॉर्ड क्लास यूज कर लें। हम दोनों तरीके से कर लेते हैं, ठीक है जी। अच्छा, पहला तरीका ये है जो कि क्यूरी लिखने वाला है। मैं अगेन क्यूरी लिख देता हूँ, SQL लिखता हूँ मैं यहाँ पर, और मैं लिखता हूँ select from quiz। उसके बाद मुझे इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करना है। क्यूरी एग्जीक्यूट कैसे करूँ? MySQL अंडरस्कोर select अंडरस्कोर क्यूरी, नहीं ऐसा नाम का कोई फंक्शन नहीं। MySQL क्यूरी लिख दूं, MySQL जी। डेटाबेस का कनेक्शन कौन बनाएगा? अच्छा, वो बना हुआ है, यही बना चुका। डेटाबेस का कनेक्शन बनाने की जरूरत है मुझे यहाँ पे? कितने लोगों के ख्याल में जरूरत है? अच्छा, एक, वो भी खांसते हुए। दूसरा कोई? दो और? अच्छा जी, कितने लोगों के ख्याल में डेटाबेस का कनेक्शन बनाने की जरूरत नहीं है मुझे यहाँ पे? चलिए, काफी सारे। तो डेटाबेस का कनेक्शन बनाने की जरूरत नहीं है, ना ही मुझे इस फंक्शन को लिखने की जरूरत है। हम क्यूरी इससे एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। और अगर आप कर रहे हैं तो फिर आपने CI या MVC फ्रेमवर्क को यूज करने का मकसद ही फौत कर दिया, मतलब बिल्कुल ही पानी फेर दिया आपने, ठीक है। अच्छा, यहां पर हम करेंगे ये, अगेन एक ऑब्जेक्ट यूज करेंगे विद द रेफरेंस ऑफ दिस। अच्छा, ये एग्जांपल हमने नहीं की, इसमें थोड़ी सी परेशानी जरूर होगी। यहाँ पर मुझे ऑब्जेक्ट मिला है दिस डॉट db, और वो मिला है मुझे इस पेरेंट क्लास की वजह से। और पेरेंट क्लास को भी ये ऑब्जेक्ट इसलिए मिला है कि हमने इसको डिफाइन किया था ऑटो लोड के अंदर। यानी कि, अच्छा, दूसरी चीज ये कि जितनी भी लाइब्रेरीज यानी कि जो क्लासेस हम लोड करेंगे या इस्तेमाल करेंगे, क्लासेस स्पेशली, वो मेजॉरिटी, या अगर फिलहाल तमाम क्लासेस को छोड़ दें, जो डेटाबेस की क्लास जो हम इस्तेमाल करेंगे वो हमेशा मॉडल पे इस्तेमाल होगी। कंट्रोलर के ऊपर आप कभी भी इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, ना कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि अगर मैं ये दिस डॉट db यहां लिखूंगा तो ये ऑब्जेक्ट मुझे कंट्रोलर के ऊपर नहीं मिलेगा, ठीक है। db का ऑब्जेक्ट सिर्फ आपको, जो कि हमें मिल रहा है ऑटोलोड डॉट php की वजह से, वो आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ मॉडल के ऊपर, क्योंकि मॉडल ही आपका डेटाबेस से कम्युनिकेट करेगा और कर सकता है। कंट्रोलर डायरेक्टली कभी भी डेटाबेस से कम्युनिकेट नहीं करेगा। कंट्रोलर एक ट्रैफिक सार्जेंट है जिसका काम डाइवर्ट करना है, चीजें लेके आना है, इधर उधर जाना है, ठीक है, फ्लो को संभालना है। लेकिन वो खुद नहीं जाएगा, वो बोलेगा वो भाई तुम जाके लेके आओ, तुम ये करो, तुम वो करो, खुद नहीं जाएगा। क्लियर? कोई सवाल? अच्छा जी, यहाँ पर मुझे दिस डॉट db का एक ऑब्जेक्ट मिला है जिसमें एक फंक्शन मौजूद है क्यूरी का। मैं इसको ये SQL पास कर देता हूँ, ये मुझे एक रिजल्ट से रिटर्न कर देगा। और फाइनली
इस रिजल्ट सेट से मैं रिकॉर्ड्स फेच कर लूंगा और फेच करने के बाद यहाँ से मैं रिटर्न करवा दूंगा। सर ये तो आपको याद है, आपने लिख दिया, हम क्या करेंगे? सर आप रट्टा लगा के आए। ये वाली बातें मेरे पास फेसबुक पे आती हैं। सर आपको तो कोड याद होता है, आप तो रट्टा लगा के आते हैं, हम क्या करें? मेरे पास मैसेजेस आते हैं इस तरह के। अभी कोई नहीं कह रहा, वहां पे तो होता ना कि चलो आप तो, आप क्या डर नहीं, अभी भी आप बिला खौफ खतर बोल सकते हैं। अच्छा देखें, अगेन इसके लिए देखिए बेस्ट चीज है इसकी डॉक्यूमेंटेशन। यहाँ पर जब हम डॉक्यूमेंटेशन में पहले भी गए थे तो यहाँ पर डेटाबेस की क्लास है, ठीक है जी। यहाँ पर इसने क्विक यूजेज लिखा है इसका, डेटाबेस क्विक स्टार्ट एग्जाम्पल कोड। अगर आप यहाँ पर देखें तो देखें इन्होंने लिखी है दिस डॉट डीबी डॉट क्यूरी। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। यहाँ पर उन्होंने क्यूरी लिखी, इसके बाद दिस डॉट डीबी डॉट क्यूरी और उसके बाद रिजल्ट इस वेरिएबल को असाइन किया और इसके साथ डॉट रिजल्ट करके इन्होंने तमाम रिकॉर्ड्स को फेच कर लिया। बाहर इन्होंने फॉर ईच के अंदर डाल के वन बाय वन तमाम रिकॉर्ड्स को भी एग्जीक्यूट कर दिया। अच्छा, या तो आप रिजल्ट इस्तेमाल कर लें या फिर रिजल्ट एरे भी है, वो खैर वो क्या चीज़ है, तो यहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगी कि जी कहाँ पर कौन सी चीज़ इस्तेमाल करनी है और क्या नहीं करना। ठीक है जी, कि अगर आपने नम रोज के जी जो क्यूरी मैंने एग्जीक्यूट की है, आया कि उसके अगेंस्ट कोई रिकॉर्ड मौजूद भी है या नहीं, अगर मौजूद है तो मैं रिकॉर्ड्स को फेच करूं, अदरवाइज नहीं करूं। मैं भी ये इसको इस्तेमाल कर लेता हूँ कि जी मैंने ये क्यूरी एग्जीक्यूट की और उसके बाद ये रिजल्ट, बेसिकली यहाँ पर अब ये इसको रिजल्ट सेट की जगह क्यूरी कर देते हैं कि जी ये क्यूरी का ऑब्जेक्ट है जहां पर हमने क्यूरी एग्जीक्यूट की है। उसके बाद वो कहता है कि जी नम रोज, अगर इसके नम रोज हैं, मैं यहाँ पर एक चेक लगाता हूँ कि इफ रिकॉर्ड जो है वो ग्रेटर देन 0 है तो मैं रिकॉर्ड्स को फेच करूं, अदरवाइज मैं मेहनत ही ना करूं रिकॉर्ड्स को फेच करने की। एक मिनट जी, बहुत टाइम। ठीक है जी, क्लियर? कोई परेशानी? अच्छा, अभी हमने बहुत सिंपल सा काम किया, मैं इसको रिपीट करता हूँ। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम क्विज, ये क्यूरी लिखी, इसके बाद आपको मॉडल पे एक ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। चलिए आप भी मेरी तरह रट्टा लगा लेंगे जी, मॉडल के ऊपर आपको दिस डॉट डीबी के नाम का एक ऑब्जेक्ट मिलेगा, आपने वहां पर क्यूरी एग्जीक्यूट करनी है, उसका रिकॉर्ड्स को फेच करना है, अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह, बस ऐसे होता है। ठीक है, क्यों क्या कैसे वो भूल जाए, बस ये होता है। ठीक है जी, हो गया, चलो ठीक है, बहुत अच्छा जी। ये मॉडल जो है, इस मॉडल के अंदर हमने इस फंक्शन को हमने लिखा है जी, इस फंक्शन सॉरी, इस मॉडल के इस फंक्शन को हमने यहाँ पर कॉल करना है। कहाँ पे? अपने कंट्रोलर के ऊपर। अच्छा, ये मैंने मॉडल लोड कर लिया था, अब मुझे इस मॉडल के इस फंक्शन को कॉल करना है जो कि मुझे रिटर्न करेगा तमाम क्विज़ेस के रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो इस फंक्शन को कॉल करने के लिए जब आपने मॉडल को लोड कर लिया, नेक्स्ट लाइन पे आपने इस मॉडल को यूज करना है, उसके लिए आप लिखेंगे दिस डॉट मॉडल नेम डॉट फंक्शन का नाम और ब्रैकेट्स। ये आपको रिटर्न कर देगा रिकॉर्ड्स जो हम कह रहे हैं हमारे हैं क्विज़ेस। क्विज लिस्ट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमने इस डेटा को पास कर दिया इस जगह पे, और अब यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम है नहीं, लेकिन अभी फिलहाल मैं इसको बंद कर देता हूँ। मेक श्योर कि हमारे पास लिस्ट डेटा में आया भी है काम, मतलब डेटा जो है मौजूद भी है या नहीं। तो मैं डिबगिंग के लिए इको लगा सकता हूँ कंट्रोलर पे, लेकिन प्रोडक्शन के लिए हम ये इको डाई यहाँ नहीं लगाएंगे। डेटा को प्रिंट करवा देता हूँ।
तो ये मेरे पास तमाम क्विज़ेस की लिस्ट आ गई। ठीक है जी, इसको मैंने व्यू के ऊपर पास कर दिया है। मैं यहाँ से इसको खत्म करता हूँ क्विज लिस्ट, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ अनऑर्डर्ड लिस्ट। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर ईच क्विज लिस्ट एज क्विज एक लिंक भी बना लेते हैं हम एंकर करके। और इसको मैं एक लिंक दूंगा कि जब इसके ऊपर क्लिक हो तो मैं इस क्विज की डिटेल खोल दूंगा। फिलहाल मैं भी इस पे हैश दे देता हूँ। ठीक है जी, तो ये मेरे पास जनाब क्विजेस की लिस्ट आ गई। फिलहाल अभी इसके ऊपर मैंने लिंक कोई नहीं दिए, डिफॉल्ट जो है वो यही बन रहा। तो इस तरह से आपके पास डेटा मॉडल से आएगा जो कि कंट्रोलर पे रिसीव होगा। कंट्रोलर से मॉडल ने कम्युनिकेट किया, डेटा लेके आया मॉडल से, मॉडल से लाने के बाद वही डेटा उसने व्यू पे पास कर दिया, और व्यू पे आपने उसको रेंडर कर दिया, आउटपुट दिखा दिया। ठीक है, हर लेयर अपना काम करेगी, कहीं पे भी कोई मैसअप नहीं होगा, कोई कोड जो है खिचड़ी नहीं पकेगी। व्यू पे आपको पता है HTML CSS होगी, अगर आपको व्यू में कोई चेंज करना है तो आप व्यू पे ही जाएंगे। कोई इसकी लॉजिक में चेंज करना है, या क्यूरी सही डेटा रिजल्ट नहीं ला रही, या क्यूरी में कोई चेंज करना है तो आपको पता है कि जी मॉडल के अंदर जाके मुझे काम करना है। कोई लॉजिक चेंज करनी है तो आपने कंट्रोलर के ऊपर करनी है। तो हर लेयर अपना सेपरेट काम कर रही होगी। इसको मेंटेन करना आसान है, इसको डीबग करना आसान है, और इसकी क्योंकि लाइब्रेरीज मौजूद है तो काम आपका, अब मुझे डेटाबेस की लाइब्रेरी लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है लाइब्रेरी मौजूद है, सिर्फ डेटाबेस के क्रेडेंशियल्स दूं, मुझे मॉडल के ऊपर डेटाबेस का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा जिसके थ्रू मैं अपनी क्यूरीज लिख के काम परफॉर्म कर लूंगा। अच्छा, यहाँ पर तो मुझे फिर क्यूरी लिखनी पड़ी, ये तो एक तरीका था। मैं इसी को थोड़ा सा एक जल्दी से चेंज कर देता हूँ। मैं यहाँ पर इस तरीके कार को बंद कर रहा हूँ। दूसरा तरीका कार ये है कि मैं एक्टिव रिकॉर्ड क्लास यूज करूँ, उसके लिए मुझे इससे भी कम कोड लिखना है। दिस डॉट db डॉट गेट, और यहाँ पे आप दे दें टेबल क्यू आउटपुट से। ठीक है, तो वो वहां 3 लाइनें लिखनी पड़ रही थी, यहाँ फिर एक लाइन में काम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह और बहुत सारी चीजें हैं, अभी तो हमने सिर्फ शुरुआत की है। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इसको जाके घर पे देखिए, खेलें इसके साथ, चला के देखें इसमें कि जी काम किस तरह से हुआ, क्या क्या फ्लो है, किन किन फाइलों में काम किया गया। तो इसको आज जाके जरा गो थ्रू कीजिए, इसको खेल के देखें इसके साथ। नेक्स्ट क्लास में हम सी की एग्जाम्पल, अच्छा इस नेक्स्ट क्लास में हम ये करेंगे कि प्रॉपर इसी चीज को, अभी हमने विदाउट HTML थोड़ा सा हम HTML की लेआउटिंग किस तरह से एक प्रॉपर वेबसाइट के ऊपर लेआउटिंग किस तरह से की जाती है, लेआउट किस तरह बनाया जाता है, और एक फॉर्म प्रोसेसिंग किस तरह से होगी, किस तरह से फॉर्म बनेगा, फॉर्म सबमिट होगा तो कहाँ जाएगा,
क्या करेंगे, वैलिडेट किस तरह से करेंगे, वो तमाम चीज़ें जो है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास आपकी लास्ट क्लास होगी अगर ये सारे टॉपिक्स चीज़ें निबट गई। एक एक करके वो मैं बता दूँ नेक्स्ट क्लास में, बता दूँ। एक्सपोर्ट का बटन दबा दे एक्सपोर्ट हो जाएगा, वैसे तो ऐसे ही होगा। अच्छा जी, सवाल इनका ये है, बता देता हूँ कि अच्छा मैं रिकॉर्डिंग नोटबुक को क्या रेलिवेंट नहीं